तो भाई इस वीडियो में हम आप लोगों को व्यवहारिक हिंदी हिंदी का या हिंदी ए आप बोल सकते हो इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑल कोर्सेज में होता है, किसी को 3rd सेमेस्टर में मिलता है तो किसी को 4th सेमेस्टर में मिलता है। सिलेबस वगैरह आप लोग देख सकते हो भाई अपनी स्क्रीन पे। इसमें भाई सिलेबस में आप लोगों की 2 यूनिट दी गई हैं और उनके अंदर भाई आप लोगों को जो है 3 चैप्टर दिए गए हैं। यही आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। मैं गारंटी देता हूं भाई अगर आप इस वीडियो को देखकर चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। नोट्स का लिंक भाई मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को खरीद सकते हो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में हम लोगों से भाई व्यवहारिक हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो व्यवहारिक हिंदी होती है इसका मतलब क्या होता है, ये होती क्या है और इसके साथ साथ इसके कौन कौन से क्षेत्र है, मतलब किन किन क्षेत्रों में व्यवहारिक हिंदी का यूज किया जाता है। इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके साथ साथ भाई व्यवहारिक हिंदी की उपयोगिता क्या होती है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे इसका परिचय लिख रखा है, इसका इंट्रोडक्शन लिख रखा है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, व्यवहारिक हिंदी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। उसके बाद हम बाकी चीजों को समझेंगे। देखो भाई सबसे पहले आप ये समझो कि व्यवहारिक का मतलब क्या होता है। व्यवहारिक का मतलब होता है सिंपल सा, जो हमारे बिहेवियर में, जो हमारे व्यवहार में आ रहा है, ठीक है। हम जो अपनी डेली लाइफ जीते हैं उसमें हम एक हिंदी का यूज करते हैं ना। मेनली जो नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ पे मेनली ज्यादातर लोग जो है हिंदी का यूज करते हैं। तो जो हमारे व्यवहार में हिंदी में यूज की जा रही है, हम अपने डेली लाइफ में हिंदी का यूज कर रहे हैं, इसी हिंदी को कहीं ना कहीं व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है, ठीक है भाई। अब यही हिंदी भाई प्रशासन के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में, जनसंचार के क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से यूज की जाती है ना। उनकी शब्दावली, जो वर्ड मीनिंग होती है उनकी अलग अलग क्षेत्रों की हिंदी की, वो थोड़ी अलग अलग हो जाती है ना। जैसे कि प्रशासन के क्षेत्र में कुछ अलग हिंदी के वर्ड होते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अलग हिंदी के वर्ड होते हैं, जो बाकी डेली लाइफ से, बाकी नॉर्मल लाइफ से काफी अलग होते हैं ना। इसी तरीके की हिंदी को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे मैंने व्यवहारिक हिंदी का जो अर्थ है वो भी लिख रखा है, यहाँ पे लिखा पड़ा है, व्यवहारिक हिंदी वह सरल और स्पष्ट हिंदी है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन, कार्यालय, प्रशासन, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक व्यवहार में किया जाता है। मतलब व्यवहारिक हिंदी एक ऐसी हिंदी है जिसका प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में, अपने प्रशासन के क्षेत्र में, अपने कार्यालय के क्षेत्र में, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में, इन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी हिंदी को कहीं ना कहीं हम व्यवहारिक हिंदी कहा करते हैं। अब व्यवहारिक हिंदी के भाई कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी के विविध क्षेत्र। तो सबसे पहला जो भाई व्यवहारिक हिंदी का क्षेत्र आता है वो आता है भाई प्रशासनिक क्षेत्र। अभी प्रशासनिक का क्या मतलब होता है भाई, देखो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज होते हैं, जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, प्रशासन के कामकाज होते हैं, उस प्रशासन के क्षेत्र के अंदर जो हिंदी का यूज किया जाता है उसे हम प्रशासनिक क्षेत्र या फिर प्रशासनिक व्यवहारिक हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि सरकारी कार्यालय होते हैं, उसके अंदर भाई किसी को आदेश दे देना, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालयीन पत्राचार, रिपोर्ट, ये जो कुछ हिंदी के वर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड है जिनका यूज कहीं ना कहीं प्रशासन के क्षेत्र में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी हिंदी जिसका यूज, जिसका भाई इस्तेमाल कहीं ना कहीं प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, उसे हम प्रशासनिक क्षेत्र में पढ़ा करते हैं, ठीक है भाई। जो मेनली प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का यूज किया जाता है वो ज्यादातर सरल होती है, इजी होती है, स्पष्ट होती है और औपचारिक होती है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जा रही है, तो उसके अंदर भाई ज्यादातर चीजें जो एकदम इस तरीके से समझानी होती है उस हिंदी के अंदर, ताकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं आसानी से समझ में आ सके। जो भाई व्यवहारिक हिंदी होती है वो प्रशासन और नागरिकों के बीच कहीं ना कहीं प्रभावी संवाद स्थापित करने का काम कहीं ना कहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा भाई शैक्षिक क्षेत्र आता है। अब देखो भाई एजुकेशन के क्षेत्र में जो हिंदी का यूज किया जा रहा है उसे हम भाई शैक्षिक व्यवहारिक हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे प्रशासन के अंदर हमने प्रशासनिक हिंदी पढ़ी, इसी तरीके से शैक्षिक क्षेत्र के अंदर हम शैक्षिक व्यवहारिक हिंदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का यूज किया जा रहा है उस हिंदी को कहीं ना कहीं हम व्यवहारिक हिंदी यहाँ पर कहा करते हैं, ठीक है। जो बुक्स के अंदर, जो अध्ययन सामग्री के अंदर, जो भाई क्वेश्चन पेपर्स के अंदर या फिर आंसर शीट के अंदर भाई जिन हिंदी का यूज किया जाता है, वो सारी हिंदी कहीं ना कहीं भाई शैक्षिक क्षेत्र की व्यवहारिक हिंदी हुआ करती है, ठीक है भाई।
बस यहाँ पे आपको इतना ही समझ रहता है। इसके अलावा भाई व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्र, भाई देखो जो बिज़नेस के क्षेत्र होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, उन क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो हिंदी के यूज़ किया जाता है, उस हिंदी को कहीं न कहीं हम व्यावसायिक हिंदी या फिर व्यापारिक व्यवहारिक हिंदी कहा करते हैं, ठीक है भाई? जैसे कि भाई हिंदी में कोई विज्ञापन दे देना, कोई नोट लिखवाना, कोई हिंदी में बिल काट देना, हिंदी में रसीद, या फिर जो आपने ग्राहक सेवा केंद्र देखे होंगे जिस पे हम कॉल करते हैं, वहाँ पे भी हिंदी में बात होती है ना? तो इस तरीके की मतलब जो भी कहीं न कहीं बिज़नेस से रिलेटेड जो भी क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जब हिंदी का यूज़ किया जाता है, तो उसी हिंदी को कहीं न कहीं हम व्यावसायिक या फिर व्यापारिक क्षेत्र की हिंदी कहा करते हैं, ठीक है? अब आता है भाई जनसंचार का क्षेत्र। भाई देखो जनसंचार का सिंपल सा मतलब होता है कि जो संचार है, जो संवाद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ करना है, ठीक है? इस प्रक्रिया को हम जनसंचार कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को एक साथ हम कोई मैसेज अपना कोई एक साथ संदेश देते हैं। तो अब इस क्षेत्र में जनसंचार के क्षेत्र में कहीं न कहीं जो हिंदी का यूज़ होता है, वो भी एक व्यावहारिक हिंदी का ही पार्ट होता है, ठीक है? लाइक पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोई भी डिजिटल मंच के माध्यम से जब हम अपनी हिंदी का प्रचार मतलब अपनी हिंदी भाषा अपने मैसेजों को, अपने संदेशों को कहीं न कहीं दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उसमें जो हम हिंदी यूज़ करते हैं, वो भी हमारी व्यावहारिक हिंदी होती है और कहीं न कहीं वो जनसंचार क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है? इसके अलावा भाई सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, देखो भाई सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में व्यावहारिक हिंदी लोगों को जोड़ने का कार्य कहीं न कहीं करती है। सभाओं के अंदर, भाषणों के अंदर, गोष्ठियों के अंदर, गोष्ठियाँ भाई एक सिंपल सी मीटिंग्स होती है जिसमें बड़े-बड़े विद्वान लोग आपस में बैठ के बातें या फिर चर्चा करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तो गोष्ठियों के अंदर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर, पारिवारिक संवादों के अंदर, सामाजिक पत्राचार में इसका यूज़ कहीं न कहीं व्यावहारिक हिंदी का यूज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है भाई? ये जो भाषा होती है, ये समाज में आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का काम कहीं न कहीं करती है। इसके अलावा और कौन-सा क्षेत्र है? तो न्यायिक क्षेत्र। तो देखो न्यायिक क्षेत्र क्या होता है? तो भाई जो भी कानूनी न्यायालय होते हैं, ज़्यादातर आपको पता होगा ना न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उसमें जो हिंदी का यूज़ किया जाता है, वो भाई कहीं न कहीं न्यायिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है? तो न्यायिक क्षेत्र के अंदर व्यावहारिक हिंदी आती है। न्यायिक क्षेत्र वो होते हैं जो कहीं न कहीं न्यायालय हो गए, कोर्ट हो गए, विधि से रिलेटेड जो भी जगह हो गई है ना, जहाँ पे आपको न्याय मिलता हो, ऐसी जगहों पे जो हिंदी यूज़ की जाती है, उसे हम न्यायिक क्षेत्र के अंदर पढ़ते हैं। तो भाई ये आपके 6 क्षेत्र थे व्यावहारिक हिंदी के, ये हमने यहाँ पर समझ लिए कौन-कौन से क्षेत्र थे, ठीक है भाई? इसके बाद आता है भाई व्यावहारिक हिंदी की उपयोगिता। ये जो व्यावहारिक हिंदी इसकी क्या ज़रूरत है मेरे भाई? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना? इसकी महत्व क्या है? ये चीज़ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है भाई हमारा दैनिक जीवन में उपयोगिता। भाई जो हमारी डेली लाइफ में देखो व्यावहारिक हिंदी होती है कौन-सी हिंदी है? जो हमारे डेली व्यवहार में आ रही है ना? हमारे व्यवहार में जो हिंदी आ रही है उसी को हम व्यावहारिक हिंदी कहते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में व्यावहारिक हिंदी का तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम डेली लाइफ में हिंदी का यूज़ करेंगे ना, हमारे व्यवहार में वही हिंदी तो आएगी। तो कहीं न कहीं आपके दैनिक जीवन में व्यावहारिक हिंदी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल जो है वो होता है, क्योंकि घर के अंदर, समाज के अंदर, बाजार के अंदर, यात्रा के दौरान हमें लोगों से बातचीत करने के लिए कहीं न कहीं भाषा की ज़रूरत है और जो हिंदी है वही हमारी व्यावहारिक भाषा है, उसी को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं हमारे दैनिक जीवन के अंदर व्यावहारिक हिंदी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई? इसके बाद भाई प्रशासनिक क्षेत्र में उपयोगिता। और देखो प्रशासनिक क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाती है, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय होते हैं उसके अंदर आदेश पत्र हो गए, परिपत्र हो गए, अधिसूचना हो गई, रिपोर्ट हो गई, नोटशीट हो गई, पत्राचार हो गए, मेनली इसी भाषा में तैयार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर जनता है, ज़्यादातर ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी भाषा को समझते हैं। ऐसे में अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसी को जनता तक पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हिंदी में ही प्रशासन द्वारा चलाई जाती हैं। है ना? इसके अलावा भाई शैक्षिक क्षेत्र में उपयोगिता, देखो शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग कहीं न कहीं ज्ञान को, नॉलेज को ईज़ी बनाने के लिए और कहीं न कहीं अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है? जो हमारी बुक्स हो गई, जो हमारे क्वेश्चन पेपर हो गए, जो हमारी आंसर शीट हो गई, इनके अंदर कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है एक तो भाई देखो सबकी ज़्यादातर मातृभाषा होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन साइड के जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी मातृभाषा हिंदी होती है ना, वो ज़्यादातर हिंदी आसानी से सीखते हैं और उनको मतलब हिंदी समझ में भी आती है इतनी ईज़िली, ठीक है? तो ऐसे में भाई कोई भी चीज़ के बारे में समझाना, किसी भी चीज़ के बारे में बताने में हिंदी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी निभा सकती है, क्योंकि लोगों को हिंदी समझ में आती है और हिंदी में कहीं न कहीं चीज़ें समझाने कहीं न कहीं उन लोगों को आसानी होती है। तो ऐसे में हिंदी जो है भाई शिक्षा के क्षेत्र में कहीं न कहीं अपना बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाती है। इसके अलावा भाई व्यापार एवं व्यवसाय में उपयोगिता, भाई देखो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। अत्यंत उपयोगी क्या भाई? तो भाई देखो विज्ञापन हो गए, व्यावसायिक पत्राचार हो गए, अनुबंध हो गए, बिल हो गए, रसीद हो गई, ग्राहक सेवा हो गए, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी में अब अवेलेबल है आज के समय में। आज के समय में हम ग्राहक सेवा केंद्र पे भाई हिंदी में बात कर सकते हो। जो बिल बनते हैं वो भी हिंदी में बन सकते हैं। व्यावसायिक पत्राचार हो गए, ये सारी चीज़ें, विज्ञापन हो गए, ये सारी चीज़ें आज के समय में हिंदी में बन जाती है। और ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं जनता को, लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि हिंदी जो है मेनली लोगों को समझ में आती है। अब ऐसे क्षेत्र में, एक ऐसे एरिया में इंग्लिश में कोई बैनर लगा दी, इंग्लिश में कोई विज्ञापन लगवा दे, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है।
तो क्या आप उन्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा भाई, तो उससे कहीं न कहीं अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, है ना? तो ऐसे में हिंदी जो है एक ऐसी भाषा हो जाती है जो कहीं न कहीं ज़्यादातर लोगों को आपस में कनेक्ट करती है ना? तो इससे कहीं न कहीं ग्राहक जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ग्राहक कहीं न कहीं आकर्षित होते हैं, ठीक है? तो इससे कहीं न कहीं उत्पादों की, सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई जनसंचार के क्षेत्र में उपयोगिता, तो देखो जनसंचार का तो मैंने आपको मतलब समझा ही दिया था ना, अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना, ठीक है, एक ही बार में। तो देखो जनसंचार के क्षेत्र में व्यावहारिक हिंदी की भूमिका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएँ हो गई, रेडियो हो गए, टेलीविज़न हो गए, सोशल मीडिया हो गए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हो गए। मेनली इन सभी जगहों पे ना हिंदी भाषा का ही यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस है, वो कहीं न कहीं हिंदी ही समझती है। ऐसे में कहीं न कहीं इस भाषा का यूज़ जनसंचार के क्षेत्र में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये सिंपल भाषा है, प्रभावशाली भाषा है और शिक्षा, मनोरंजन, समाज के हर वर्ग तक कहीं न कहीं इस भाषा की पहुँच जो है वो होती है, क्योंकि समाज का हर वर्ग कहीं न कहीं इस भाषा को समझता है, जानता है, ठीक है? यह भाषा जो होती है कहीं न कहीं जनमत के निर्माण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? व्यावहारिक हिंदी के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को कहीं न कहीं बढ़ावा जो है वो मिलता है, ठीक है? इसके अलावा न्यायिक क्षेत्र में उपयोगिता, तो देखो जो न्यायिक काम होते हैं, न्यायालय वाले काम होते हैं, उन जगहों पे कहीं न कहीं व्यावहारिक हिंदी का यूज़ किया जाता है, एक तो है ना? इसके साथ-साथ जो न्याय से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ईज़ी बन जाती है जब चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी में यूज़ की जाती है। याचिकाएँ हो गई, आवेदन हो गए, बयान हो गए, आदेश हो गया, निर्णय हो गए, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब न्यायिक क्षेत्र में हिंदी में यूज़ की जाती है। हिंदी में सारी चीज़ें डिसीज़न लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उन लोगों को भी चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। जैसे मान लो भाई कोई गाँव का इलाका, कोई पिछड़ा इलाके का कोई व्यक्ति न्यायालय में आया, अब उसके सामने सारी चीज़ें भाई इंग्लिश में चल रही है। उसे समझ में आ ही नहीं रहा है भाई कि यहाँ पे चीज़ें चल क्या रही है, मुझे है ना, उसे तो कुछ पता लग ही नहीं रहा है ना, कि क्या फैसला सुनाया, क्या चीज़ें हुई, क्या रिपोर्ट है ना, इसको समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा में इसकी जगह अगर हिंदी में सारी चीज़ें चलें, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को भी सोचने में आसानी हो जाएगी, उस व्यक्ति को भी कहीं न कहीं समझने में आसानी हो जाएगी। इससे क्या होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, वो सही तरीके से कहीं न कहीं उसके अंदर पारदर्शिता देखने को मिल जाती है, ठीक है? इससे कहीं न कहीं जनता के बीच में, न्यायाधीश के बीच में, वकील के बीच में जो एक संवाद है, वो सही तरीके से चलता है। इसके अलावा ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगिता, तो देखो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में व्यावहारिक हिंदी लोगों को जोड़ने का कहीं न कहीं कार्य करती है। हम सारे लोग कहीं न कहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपस में जुड़ पा रहे हैं, किस वजह से? हिंदी की वजह से, व्यावहारिक हिंदी की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी क्या एक भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करती है ना? तो कहीं न कहीं जो व्यावहारिक हिंदी है वो कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में हम लोगों को जोड़ने का काम कहीं न कहीं कर रही है। ये जो भाषा है कहीं न कहीं समाज के अंदर एकता, सहयोग और सद्भाव बढ़ाने का काम भी करती है, ठीक है? सरल हिंदी से विचारों का सहज आदान-प्रदान जो है वो कहीं न कहीं संभव जो है वो हो पाता है, ठीक है? इसी की वजह से कहीं न कहीं सांस्कृतिक मूल्य, परंपराओं और सामाजिक चेतना का जो संरक्षण है वो आज के समय में भी किया जा सका है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा तकनीक एवं डिजिटल क्षेत्र में उपयोग। मैं देखो आज के समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर डिजिटल क्षेत्रों के अंदर कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ भी होने लगा है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनका हिंदी में भी अब समझे जाने लगा है, ठीक है? मोबाइल ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, ईमेल हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, सरकारी पोर्टल हो गए। इन सारी जगहों पे हिंदी का यूज़ किया जा सकता है ना। आप सरकारी फॉर्म भर लो या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर लो या फिर कोई भी सरकारी पोर्टल खोल लो, ईमेल खोल लो, अब वहाँ पे हिंदी का यूज़ वो बेझिझक कर सकते हो ना। तो कहीं न कहीं तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भी हिंदी का जो यूज़ है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो बस भाई, बस यही आपके 8 पॉइंट है इसकी उपयोगिता के, है ना? लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई बैंकों में जो यूज़ होती है हिंदी, उस हिंदी के बारे में यहाँ पर समझाना है। इसके साथ-साथ भाई उस हिंदी की आज के समय में क्या समस्याएँ हैं, उन वर्तमान समस्याओं के बारे में बताना है। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या समस्याएँ हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें समझाना है। ठीक है भाई? तो एक-एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहले यही समझाया था कि जो बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, आप सभी बैंक जाते हो, है ना? बैंक में कहीं न कहीं आपका काम पड़ते होगा, सभी जाते होंगे। वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा भाई, जो भी वहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो भी बैंक से रिलेटेड फॉर्म होते हैं ना, पैसे निकालने के, पैसे डालने के, केवाईसी कराने के, या इसके अलावा जो भी फॉर्म होते हैं, वो सारे कहीं न कहीं हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं, है ना? होते नहीं होते? होते हैं, अवेलेबल, है ना? तो ऐसे में जो बैंक के अंदर भाई जो कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ किया जा रहा है, जो बैंक से रिलेटेड कामकाज है, उनके अंदर कहीं न कहीं जो हिंदी का यूज़ किया जा रहा है, उसी हिंदी को कहीं न कहीं बैंक में प्रयोग होने वाली हिंदी कहा जाता है। ठीक है भाई? जो बैंक है भाई, आज के समय में आपको पता है एक आर्थिक व्यवस्था है जिसके ज़रिए कहीं न कहीं जनता उस बैंक से पैसे ले सकती है, पैसे उसमें जमा करा सकती है, ब्याज ले सकती है, उससे लोन ले सकती है ना? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बैंकों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है।
तो ऐसे में उस बैंक के अंदर भाई जो हिंदी यूज की जा रही है बैंक द्वारा, उस हिंदी को यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है भाई, पहले देखो आप लोगों को पता है भारत कैसा एक देश है, एक विविधताओं से भरा देश है ना। भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति, सबके अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां भी है सबके पास अपनी अपनी, है ना। तो ऐसे में भाई इन सभी लोगों को आपस में करेक्ट करने के लिए, इन सभी लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक ऐसी भाषा तो चाहिए थी जो भाषा कहीं ना कहीं सभी लोगों को जोड़े, है ना। तो ऐसे में जो एक हिंदी भाषा, यही एक भाषा है जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बैंकों के अंदर भी हिंदी भाषा का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, हिंदी क्यों है, क्योंकि हिंदी जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को, जो नॉर्मल लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं समझ में आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदी का यूज है वो बैंकों के अंदर भी किया जाता है। बाकी मैंने हमारी बैंकों प्रोग्राम वाली हिंदी का मतलब आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब हमारे बैंकों में प्रचलित प्रमुख पारिभाषिक शब्द, भाई कुछ ऐसे शब्द जो बैंकों में यूज किए जाते हैं ना, वो शब्द देख लेते हैं एक बार, है ना। बस हमें यहाँ पे पारिभाषिक शब्द होता है, ये होता है कि कहीं ना कहीं वो वर्ड जो कहीं ना कहीं बैंकों के अंदर यूज है वो मेनली किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने खाता के बारे में सुना है कि सबका अकाउंट होता है ना, अकाउंट को हिंदी में खाता कहते हैं। तो खाता जो वर्ड है कहीं ना कहीं बैंकों में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो जमा वर्ड है, अपने पैसे आपने जमा करा है बैंकों के अंदर, है ना, तो ये जमा वर्ड है, डिपॉजिट वर्ड है, ये भी कहीं ना कहीं बैंकों में यूज किया जाता है ना। इसके अलावा ऋण, बैंकों से जब हम भाई लोन लेते हैं, ये वाले जो वर्ड होते हैं कहीं ना कहीं ये भी मेनली बैंकों में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ब्याज, जब भाई बैंक हमें भाई पैसे देता है, ऋण देता है, लोन देता है, तो उस पे भाई कहीं ना कहीं वो कुछ इंटरेस्ट लेता है, कुछ ब्याज लेता है। तो ये जो वर्ड होता है ये भी कहीं ना कहीं भाई बैंकों के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा भाई सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट, एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपना पैसा जो बैंकों के अंदर जमा करा देते हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है ना, उससे कुछ थोड़ा पैसा ज्यादा होकर हमें मिलता है, उसे कहते हैं हम सावधि जमा। ठीक है, या फिर फिक्स डिपॉजिट, या फिर बचत खाता। भाई देखो यह खाता सामान्य बचत के लिए खोला जाता है, जिसमें सीमित निकासी की सुविधा और ब्याज जो है वो मिलता है। ठीक है, सबका सेविंग अकाउंट होता है मेनली, है ना। इसके अलावा एक करंट अकाउंट या फिर चालू अकाउंट, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो ज्यादातर यार खाता खुलवाते हैं, क्योंकि उनकी जो लेन देन होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे में जो चालू खाता होता है मेनली बड़े लोग खुलवाते हैं। इसके अलावा चेक, चेक आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम चेक भर के कहीं ना कहीं वो चेक बैंक को जमा करा देते हैं, पैसे जो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, तो देखो बैंकों द्वारा सुरक्षित भुगतान पत्र, जिससे धनराशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एटीएम, एटीएम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, पैसे निकालने की एक मशीन होती है ना, इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं पैसे जो अपने निकाल सकते हैं। तो देखो ये कुछ वर्ड थे ना, इन वर्ड को आपको याद रखना है, कौन कौन से वर्ड होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि प्रमुख पारिभाषिक शब्द क्या, कौन कौन से बैंकों में, तो ऐसे में आप कुछ शब्द जो है ये बता सकते हैं। ठीक है भाई, अब मेनली हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि भाई बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। आज के समय जो भाई बैंकों के अंदर हिंदी यूज की जा रही है, उस हिंदी की कहीं ना कहीं आज के समय में क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, उस चीज को यहाँ पर हमें समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई आधिकारिक स्तर पर हिंदी का प्रयोग। भाई देखो भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम एवं निर्देशों के अनुसार बैंकों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया कि भाई देखो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जरूरी कर दिया कि बैंकों के अंदर हिंदी जो है वो जरूर यूज की जाएगी। ठीक है, तो आप बैंकों में जाते हो तो आपको पता है कि हिंदी का यूज वहाँ पर किया जाता है, वहाँ पे हिंदी में कम्युनिकेट किया जाता है आप लोगों से ना। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो फॉर्म होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के लिए जो भी फॉर्म होते हैं बैंकों द्वारा जो जारी किया जाता है, कहीं ना कहीं उनका यूज भी हिंदी के तहत कहीं ना कहीं किया जाता है। ठीक है, जो अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो भाई बड़े बैंक है, जो नेशनल लेवल के बैंक है, उनमें भाई कार्यालय, पत्राचार, परिपत्र, भाई देखो जो अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिन अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यालय, पत्राचार, परिपत्र, नोटिस, रिपोर्ट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदी में ही तैयार की जाती है। इसके अलावा हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से इसका प्रयोग को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया जाता है बैंकों के अंदर, ऐसे ऐसी चीजें बनाकर। ठीक है, तो आज के समय में कहीं ना कहीं बैंकों के अंदर हिंदी का यूज जो है वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं किया जाने लगा है। ठीक है, बट बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरीके से हिंदी का यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक हिंदी का यूज किया जा रहा है आज के समय में अधिकारी क्षेत्रों के अंदर, व्यापार बैंकों के अंदर, पर बहुत लेवल तक नहीं, बहुत ही स्तर तक कहीं कहीं हमें कुछ समस्या देखने को भी मिल जाती है। उन समस्याओं को तो हम बाद में और आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ग्राहक सेवा में हिंदी की स्थिति, ग्राहक सेवा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ग्राहक जो है उसकी सेवा के लिए कुछ लोगों को बैठा दे रहा है। जैसे कि भाई अगर मैंने किसी चीज से कोई कंपनी का कोई प्रोजेक्ट खरीदा, मुझे उस कंपनी के उस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड चीजों को भाई सुलझाने के लिए, सॉल्व कराने के लिए कहीं ना कहीं मैं उसके ग्राहक सेवा केंद्र से बात कर सकता हूँ, जहाँ पे वो मेरी मेरी समस्या को सुनेंगे और उसका कहीं ना कहीं कोई समाधान मुझे बताएंगे। इसी तरीके से ग्राहक सेवा जो केंद्र होते हैं वो कहीं ना कहीं बैंकों के भी होते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं ग्राहक सेवा केंद्र जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदी में भी अवेलेबल होती है ना। जो ग्राहक सेवा केंद्र वाले होते हैं वो आप लोगों से हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदी को भी बढ़ावा मिला है, ताकि लोग आपस में हिंदी में कम्युनिकेट कर सके, है ना। इसके अलावा भाई खाता खोलने के फॉर्म, पासबुक, सूचना पुस्तिकाएं, कुछ आवेदन पत्र,
ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी में उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे हिंदी भाषी ग्राहकों को कहीं न कहीं सुविधा जो है वो मिल जाती है, ठीक है? किंतु कई शाखाओं में क्या होता है, कर्मचारी हिंदी में स्पष्ट संवाद नहीं कर पाते, जिससे ग्राहक पूरी जानकारी नहीं ले पाते। आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी होते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में कहीं न कहीं कम्युनिकेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदी समझता है, उसे इंग्लिश नहीं आती, उसको कहीं न कहीं चीज़ों को समझने में कहीं न कहीं समस्या आ जाती है। इसके अलावा ये बैंकिंग प्रपत्रों एवं दस्तावेज़ों में हिंदी, देखो जो अधिकांश बैंक है, बैंकों के अंदर भाई जो हमें जमा निकासी की पर्ची पर, देखो आप लोगों ने पर्स पैसे जमा कराने वाली पर्चियाँ देखी होंगी, पैसे निकालने वाली पर्ची देखी होगी, केवाईसी का फॉर्म देखा होगा, ऋण आवेदन करने का कोई फॉर्म देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी में उपलब्ध होती हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी में उपलब्ध होती है। बट ये सारी जो हिंदी के फॉर्म होते हैं ना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सिर्फ ट्रांसलेट होती है। ट्रांसलेट करते समझ रहे हो? कि मतलब मेनली इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं सारे फॉर्म, बट उन फॉर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया जाता है। तो कई बार ट्रांसलेशन में गलतियाँ भी हो सकती हैं, जिससे कहीं न कहीं चीज़ों को समझने में अन्य लोगों को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे सामान्य जो ग्राहक होते हैं, उनको कहीं न कहीं चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है? इसके अलावा भाई डिजिटल बैंकिंग में हिंदी की स्थिति, भाई देखो डिजिटल बैंकिंग क्या होती है भाई, जो आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते होगे, है ना? बैंकों के जो ऐप होते हैं, उनके ज़रिए कहीं न कहीं जो बैंकिंग से रिलेटेड भाई जो चीज़ें, जो सर्विसेज़ हैं, उनका यूज़ करते होंगे, है ना? उन क्षेत्र में, उन जगहों पे भाई जो हिंदी का यूज़ किया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं डिजिटल बैंकिंग में हिंदी का यूज़ कहा जा सकता है, ठीक है? डिजिटल जो ऐप होते हैं सारे, उसके अंदर भी अब हिंदी का यूज़ किया जा सकता है। आप हिंदी में चीज़ों को देख सकते हो, हिंदी में चीज़ों को कर सकते हो, है ना? तो कहीं न कहीं ये भी एक बढ़िया जो है काम हुआ है। इसके अलावा भाई प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में हिंदी, देखो बैंकों में कर्मचारियों को हिंदी का प्रयोग सिखाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग जो है वो कहीं न कहीं देती रहनी चाहिए। भाई देखो जो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, जो कहीं न कहीं दूसरे एरिया से आए होते हैं, दूसरी जगहों से आए होते हैं, मतलब साउथ साइड से आ जाते हैं, तो वो लोग अब भाई कहीं न कहीं इंग्लिश इतनी, वो ज़्यादातर उनकी जो बिहेवियर में लैंग्वेज होती है, कहीं न कहीं इंग्लिश होती है। तो ऐसे में उनको कहीं न कहीं हिंदी समझने में दिक्कत होती है। तो कहीं न कहीं ऐसे कर्मचारियों को कहीं न कहीं ट्रेनिंग जो है वो देती रहनी चाहिए समय-समय पर, जिससे कहीं न कहीं वो हिंदी को समझ सके और कहीं न कहीं हिंदी उनकी भी अच्छी हो, ताकि वो कहीं न कहीं लोगों को, ग्राहकों को चीज़ों को समझा सके हिंदी भाषा में भी, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे कर्मचारियों की हिंदी की क्षमता में सुधार होता है। फिर भी कई अधिकारी इसे औपचारिक दायित्व मानकर अपनाते हैं, ना कि व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में। मतलब ऐसी बस काम गवर्नमेंट ने कह दिया इसलिए कर रहे हैं, वरना उनका कोई मतलब पर्सनली वो नहीं होता कि भाई हाँ, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, नहीं, है ना? ऐसे भी पर्सनली उनका वो नहीं होता। बस एक गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कहा है तो भाई सीख लेते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से कहीं न कहीं उनका बिहेवियर हो जाता है। तो इसे कहना है कि औपचारिक दायित्व ना मानकर हमें अपनी व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में इसे अपनाना चाहिए, ताकि हिंदी को सीख सके। इसके अलावा हिंदी विभाग एवं राजभाषा कार्यान्वयन, देखो लगभग सभी बड़े बैंकों में राजभाषा विभाग स्थापित है। राजभाषा विभाग क्या होता है, जहाँ पे हिंदी का यूज, मतलब हिंदी के यूज को देखा जाता है, ठीक है, कि हिंदी का यूज बैंकों के अंदर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई लगभग सभी बड़े बैंकों के अंदर राजभाषा विभाग स्थापित होता है, जो हिंदी के प्रयोग की निगरानी करते हैं, ठीक है। राजभाषा निरीक्षण, लक्ष्य निर्धारण और प्रोत्साहन योजनाओं को कहीं ना कहीं, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं किया जाता है, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट में हिंदी के प्रयोग का उल्लेख किया जाता है कि हिंदी का यूज किस तरीके से किया जा रहा है, बैंकों के अंदर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर, इस विभाग के अंदर कहीं ना कहीं देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति, देखो जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो अर्धशहरी इलाके होते हैं, वहाँ तो भाई मेनली हिंदी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों हिंदी का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं हिंदी ही मेनली आती है। तो ऐसे में कम्युनिकेट करने के लिए लोगों से, कहीं ना कहीं लोगों को आपस अपने में जोड़ने के लिए, अपने बैंकों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हिंदी का यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भाई हिंदी के प्रति दृष्टिकोण और स्वीकारिता, देखो वर्तमान समय बैंकों में हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर जो बैंक है कहीं ना कहीं हिंदी को अपना रहे हैं, हिंदी भाषा का यूज कर रहे हैं अपने कामों में। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता को कहीं ना कहीं समझने लगे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हिंदी जो है उसका यूज जो है वो ज्यादातर सही तरीके से और ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पे किया जाने लगा है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है भाई बैंकों पर होने वाली हिंदी की वर्तमान समस्या है। आज के समय में भाई इसकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले भाई प्रॉब्लम है अंग्रेजी का अत्यधिक प्रभुत्व। भाई देखो आज के समय में हिंदी भाषा की कॉम्पिटिटर बनी पड़ी है इंग्लिश भाषा इंडिया के अंदर, ठीक है। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इंग्लिश भाषा सीखने पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इंग्लिश अगर सीख लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें जॉब मिल जाएगी, इससे हमें नौकरी मिल जाएगी, बस इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। अब एक सोसाइटी भी, जो एक समाज है, उसने भी यही सारी धारणा बना रखी है, यही सारी चीजें बना रखी है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, आपको आसानी से काम मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश भाषा सीखने में फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी खुद की भाषा हिंदी, उसको कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। तो इसी कारण से अंग्रेज़ी भाषा का जो प्रभुत्व है, जो भाई इसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है सीखने का, इस कारण से कहीं न कहीं हिंदी जो है, उसका यूज़ कहीं न कहीं कम होते जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं एक समस्या
बनती जा रही है। बैंक इसके अलावा एक तकनीकी और जटिल शब्दावली की समस्या। भाई देखो, जो बैंकों के क्षेत्र में हिंदी यूज़ की जाती है ना, उसके जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, उसके जो वर्ड होते हैं, कहीं न कहीं काफ़ी कठिन होते हैं हिंदी के अंदर। तो ऐसे में वो हिंदी में समझने में थोड़ी कहीं न कहीं दिक्कत दे जाती है। इंग्लिश में वर्ड कहीं न कहीं आसान होते हैं, ईज़ी होते हैं। बट उन वर्डों का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, जो हिंदी में मतलब होता है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, चीज़ें समझ में आती नहीं है लोगों को बहुत से वो। तो इससे कहीं न कहीं जो कठिन शब्दावली है, ये भी कहीं न कहीं एक समस्या जो है वो बनी पड़ी है। इसके अलावा एक कर्मचारियों में हिंदी की दक्षता की कमी। भाई देखो, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं बैंकों के अंदर, जिन्हें हिंदी नहीं आती है, जो हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में भाई कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई जो अन्य व्यक्ति आ रहा है, जो हिंदी जानता है, वो उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को हिंदी नहीं आती, उसे इंग्लिश नहीं आती। इस तरीके से कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो विकसित नहीं हो पाएगा, और इससे कहीं न कहीं जो लोग होंगे, वो कहीं न कहीं बैंकों में जाने से बचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है। इसके अलावा भाई डिजिटल बैंकिंग में हिंदी की सीमित प्रयोग। भाई देखो, डिजिटल बैंकिंग होती है, जैसे कि आपने जितने भी बैंकों के मोबाइल ऐप वाले बैंक होते हैं, या फिर इसके अलावा आप पेटीएम को ही देख लो, फ़ोनपे को देख लो, है ना? इसमें भी मेनली इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। आप हालाँकि हिंदी में यूज़ कर सकते हो, बट जो उसमें हिंदी के वर्ड आ जाते हैं ना, वो वर्ड कहीं न कहीं कठिन होते हैं इंग्लिश भाषा के मुकाबले, है ना? तो ऐसे में कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन रही है, ठीक है? हिंदी अनुवाद की गुणवत्ता की समस्या। भाई देखो, ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी समस्या होती है। इंग्लिश में तो सब कुछ सही लिखा पड़ा है, बट उसका जब हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, वो ट्रांसलेशन जो होता है ना, वो सही नहीं होता है बहुत सारी जगहों पे। बहुत सारी जगहों पे उसका अर्थ वो नहीं निकलता जो इंग्लिश में था। इससे क्या होता है, इससे कहीं न कहीं चीज़ें समझने में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके अलावा भाई मानसिकता और दृष्टिकोण की समस्या। भाई देखो, बैंकों में अब भी यही धारणा बनी पड़ी है कि अंग्रेजी अधिक प्रतिष्ठित है और व्यावसायिक है। देखो, बैंकों में क्या, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर, हमारी पूरी समाज के अंदर ना यही धारणा बनी पड़ी है कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी भाषा है, वही सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी भाषा है। और अगर इंग्लिश आती है तो आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, बस इतना मान लिया जाता है। अगर आपको अच्छी से इंग्लिश बोलनी आती है, आप अच्छे से इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको ये मान लिया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है? तो एक दृष्टिकोण, एक समाज की जो मानसिकता है ना, वो काफ़ी खराब होती चली गई है, जो कहीं न कहीं हिंदी के विकास में कहीं न कहीं बाधा बनने का काम कर रही है। इसके अलावा एक क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समन्वय की कठिनाई। देखो, भारत बहुभाषी देश है। भारत के अंदर अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती है। तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, है ना? अलग-अलग भाषा, और हर स्टेट, जहाँ स्टेट में जाओ वहाँ पे आपको अलग भाषा मिल जाएगी, है ना? तो इस तरीके से भारत जो है बहुभाषी देश है ना? कई राज्यों में हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं का भी यूज़ किया जाता है। ऐसे बैंक भी कभी-कभी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उस बैंक, देखो, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भाई हिंदी भाषा का यूज़ करना है आपको, है ना? बैंकों के अंदर इंग्लिश के साथ-साथ। अब वो जिस स्टेट बैंक है, वहाँ पर भाई अलग भाषा बोली जाती है, वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, वहाँ कन्नड़ बोली जाती है। तो ऐसे भाई बैंक को भाई कहीं न कहीं इनके साथ भी कोई ये दिक्कत चल रही है कि भाई वहाँ पे भाई कन्नड़ में भाई चीज़ें फॉर्म निकाले, तेलुगु में चीज़ें निकाले, है ना? ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं एक समस्या जो है वो बन जाती है। इसके अलावा ये निरीक्षण और कार्यान्वयन की कमजोरी। भाई देखो, जो निरीक्षण किया जाता है, देखो बैंकों में हिंदी का यूज़ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी एक संस्था को बनाया गया है, ठीक है? अब वो संस्था भाई अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है, चीज़ों को देख रही है, नहीं देख रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है कि हिंदी का यूज़ बैंकों के अंदर किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो इसको भाई देखा जा रहा है, भाई नहीं देखा जा रहा है, इसको इसकी भाई कहीं न कहीं रिपोर्ट की जा रही, नहीं की जा रही है ना? ये सारी चीज़ें देखने का भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन जाती है। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष शेयर करते हैं ना, आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो जाता है। आप लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आप लोगों से संपर्क भाषा के बारे में पूछा जा रहा है कि संपर्क भाषा क्या होती है? इसका क्या महत्व है ना? इसका अखिल भारतीय स्वरूप क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ कहीं न कहीं इस क्वेश्चन के अंदर समझाना है, ठीक है भाई? आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही ईज़ी वे में। सबसे पहले हम इसका भाई परिचय देखेंगे और इसका मतलब समझ लेंगे। ये संपर्क भाषा है ना, ये है क्या? ये कौन-सी भाषा है? देखो, संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा को कहा जाता है जो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में संपर्क को स्थापित करती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ने का काम कहीं न कहीं करती है, ठीक है? ऐसी भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। तो भाई देखो, भारत के अंदर कौन है संपर्क भाषा? तो हिंदी एक संपर्क भाषा है, और अगर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंग्लिश एक संपर्क भाषा है ना? तो हमें यहाँ पे हिंदी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो हिंदी जो है ना, एक संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा कैसे? ये भाई नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर तरह से भाई भारत के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है जो कहीं न कहीं ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत के अंदर संपर्क भाषा कौन-सी भाषा है? तो हिंदी भाषा जो है, ये कहीं न कहीं संपर्क भाषा कहलाती है इंडिया के अंदर, ठीक है भाई? अब संपर्क भाषा हिंदी के अखिल भारतीय रूप के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है?
अखिल भारतीय रूप का मतलब होता है पूरे भारत के स्तर पे हिंदी को हम यहाँ पर समझेंगे कि पूरे भारत के स्तर पे, पूरे भारत के स्तर पे मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, है ना? इन सभी जगहों पे हिंदी का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है और हिंदी का इसमें क्या महत्व है, फिर या फिर हिंदी का अखिल भारतीय रूप है क्या? इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई इसका हमारा भाषाई एकता का माध्यम। देखो भाषाई एकता का माध्यम क्या? तो देखो जो हिंदी भाषा है मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया कि हिंदी भाषा कैसी भाषा है? एक संपर्क भाषा हम उसे कहते हैं जो कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो हिंदी भाषा कैसी भाषा है? एक संपर्क भाषा है। ये देश के अलग-अलग हिस्से के लोगों को, अलग-अलग संस्कृति के लोगों को, अलग-अलग समूह के लोगों को कहीं न कहीं आपस में जोड़ने का काम कहीं न कहीं करती है, ठीक है? अलग-अलग जगह से आए लोग, अलग-अलग संस्कृति के लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसकी वजह से? हिंदी की वजह से, ठीक है? तो भाषाई एकता का माध्यम है कहीं न कहीं संपर्क भाषा या फिर हिंदी भाषा। इसके अलावा ये सरकारी और प्रशासनिक उपयोग पर देखो जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, वो अपने पत्राचारों के अंदर, आदेशों के अंदर, अधिसूचना के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, योजनाओं के अंदर कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ व्यापक स्तर पर कहीं न कहीं करते हैं। यह जो भाषा होती है कहीं न कहीं प्रशासन और जनता के बीच एक संवाद स्थापित करने का काम भी करती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जनता जो हमारी एक बड़ी ऑडियंस जो है कहीं न कहीं हिंदी समझती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों तक अपने मैसेज पहुँचाना गवर्नमेंट द्वारा अपने संवाद को पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ जो मेनली किया जाता है। शिक्षा और ज्ञान का माध्यम तो भाई देखो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे है भाई देखो मान लो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, उच्च स्तर की शिक्षा है। इन सभी के अंदर आप लोग हिंदी में जो शिक्षा को एजुकेशन को कहीं न कहीं प्राप्त कर सकते हो, है ना? इसके साथ-साथ जो भी बुक्स होती है गवर्नमेंट द्वारा जो मिलते हैं स्कूल की जो भी बुक्स होती है ना? जो भी भाई क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन सभी जगहों पे कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक ऑडियंस हमारी जो मेनली हिंदी समझने वाली है। ऐसे में भाई बच्चों को भी कहीं न कहीं हिंदी जो मेनली सिखाई जाती है। इसके अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक एकता तो देखो हिंदी विभिन्न प्रदेशों और भाषाई समूह को जोड़ने में मदद कहीं न कहीं करती है। भाई अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों को कहीं न कहीं जोड़ने का काम कौन करती है? हिंदी करती है, ठीक है? सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिंदी का प्रयोग लोगों को एक मंच पर कहीं न कहीं लेकर आता है, ठीक है? यह भाषा समुदाय के बीच सहयोग, सौहार्द, भाईचारे की भावनाओं को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम भी करता है, ठीक है? अखिल भारतीय स्तर देखो अखिल भारतीय स्तर का सिंपल सा मतलब होता है कि पूरे भारत के स्तर पर, ठीक है? तो अखिल भारतीय स्तर पर ये सांस्कृतिक और परंपराओं के आदान-प्रदान का भी कहीं न कहीं संभव बना पड़ता है कि भाई कहीं न कहीं लोग जहाँ आपस में कनेक्ट करते हैं, इससे क्या होता है आपस में जो उनके कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, उनका आदान-प्रदान जो है वो होता है। इसके अलावा भाई मीडिया और जनसंचार में भूमिका देखो जनसंचार का मतलब तो समझ ही सके है ना? तो देखो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया पर कहीं न कहीं व्यापक रूप से यूज़ की जाती है। भाई आप लोगों ने जो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देखे होंगे, जो भी भाई न्यूज़पेपर्स देखे होंगे समाचार पत्र देखे होंगे, ज़्यादातर देखो इंग्लिश का यूज़ भी होता है, पर ज़्यादातर भारत के अंदर कहीं न कहीं ऐसी जगह इन सारी चीज़ों पे कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ किया जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हिंदी ही मेनली ऑडियंस को समझ में आती है। हिंदी का प्रयोग जनसंचार में लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए प्रभावी और सरल तरीका होता है क्योंकि हिंदी सबको समझ में आती है, ऐसे में कहीं न कहीं सभी तक आसानी से मैसेज पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में उपयोगिता, तो भाई देखो हिंदी संपर्क भाषा और व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों में भी कहीं न कहीं उपयोगी होती है। भाई जो भी हमारी भाई व्यापारिक गतिविधि होती है, जो भी आर्थिक गतिविधि उसके अंदर भी कहीं न कहीं हिंदी जो है मेनली यूज़ की जाती है, ठीक है? विभिन्न राज्यों और भाषाई समूहों के व्यापारी और ग्राहक हिंदी का प्रयोग करके समझ और लेन-देन कहीं न कहीं सरल बना सकते हैं। भाई देखो, ग्राहक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके बीच में अगर हिंदी में कम्युनिकेट हो, हिंदी में कम्युनिकेशन हो, है ना? तो इससे क्या हो सकता है, इससे कहीं न कहीं उनकी जो भी संवाद, उनकी जो भी बातचीत है, वो कहीं न कहीं सरल बन सकते हैं और कहीं न कहीं ईज़ी बन सकती है ताकि उनको आपस में चीज़ों को समझ में आने लगे। ये जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, बैंकिंग, व्यापारिक पत्राचार, विज्ञापन, अनुबंधों में भी कहीं न कहीं यूज़ की जाती है, ठीक है? इसके अलावा डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग भाई देखो डिजिटल क्षेत्रों के अंदर, तकनीकी क्षेत्रों के अंदर भी आज के समय में हिंदी का यूज़ है वो बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे किया जाने लगा है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्षेत्र हो गए, जो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हो गए, उन सभी जगहों पे कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ जो है वो किया जाने लगा है। ठीक है? इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और पहचान में योगदान भाई देखो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी देश की एकता, अखंडता को कहीं न कहीं मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को जोड़ने का काम करती है। इससे क्या होता है सभी लोगों के विचारों का आदान-प्रदान जो है इस भाषा के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सकता है, ठीक है? विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संवाद के माध्यम से आपसी समझ और सहयोग को कहीं न कहीं बढ़ाने का काम करती है हिंदी भाषा, ठीक है? हिंदी का प्रयोग प्रशासन, शिक्षा, मीडिया, सामाजिक कार्यक्रमों में एक भाषा के रूप में कहीं न कहीं होता रहा है, ठीक है? यह केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक समरसत्ता को कहीं न कहीं
मजबूत करने का काम भी करता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व। अब हिंदी का क्या इंपॉर्टेंस है संपर्क भाषा के रूप में, ठीक है? तो भाई विभिन्न समूहों के बीच संवाद का साधन। देखो अलग-अलग समूह जो अलग-अलग भाषा बोलते हैं, वो सारे समूह आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसके ज़रिए? हिंदी भाषा के ज़रिए। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संवाद का साधन भी कहलाता है, ठीक है? इसके अलावा भाई राष्ट्रीय एकता और अखंडता में योगदान। भाई देखो राष्ट्रीय एकता कैसे? तो देखो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई हिंदी समझ में आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में चीज़ों को समझ सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। जब एकता होती है तो ही हमारी अखंडता भी होती है। तो एकता का काम कैसे कर रही है हिंदी भाषा? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या को समझ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक-दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इससे कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग आपस में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये हमारी एकता अखंडता जो है वो मजबूत होती है। इसके अलावा भाई प्रशासन और सरकारी कार्यों में उपयोगिता। तो भाई देखो जब केंद्र सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, तो जो गवर्नमेंट होती है, वो ज़्यादातर चीज़ें भाई अपनी पॉलिसीज़ हो गई, अपनी नीतियाँ हो गई, कहीं न कहीं हिंदी भाषा में लोगों तक लेकर आती है, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, वो उन सारी चीज़ों को समझ सके, वो नीतियों को, उन पॉलिसी को समझ सके और कहीं न कहीं गवर्नमेंट का सहयोग करे, ठीक है? हिंदी के माध्यम से नागरिक सरकारी नियमों और नीतियों आसानी से समझ सकता है, क्योंकि हिंदी से उन्हें समझ में आती है आसानी से लोगों को, है ना? तो ऐसे में उन नीतियों को भाई जनता समझ सके, इसलिए कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कहीं न कहीं अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसी को कहीं न कहीं हिंदी में ही लेकर आती है। इसके अलावा भाई शिक्षा और ज्ञान के माध्यम, देखो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालयों के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी के माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को विषय वस्तु आसानी से समझ में आती है। भाई देखो, आज के समय में हिंदी का यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे किया जाने लगा है, ठीक है? यूनिवर्सिटी के अंदर, आप कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, हर जगह पे हिंदी का यूज़ किया जाता है ना। हिंदी के अंदर आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो सकती है ना, कोई सी बुक आपको चाहिए हो है ना, सभी चीज़ें कहीं न कहीं हिंदी के अंदर अवेलेबल होती है। तो कहीं न कहीं जो हिंदी का यूज़ है वो कहीं न कहीं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर काफ़ी सही स्तर पे, काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ने लगा। पहले ये हुआ करता था ना, इंग्लिश की जो बुक्स होती है उनका वो हिंदी में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। क्योंकि मेनली ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश में लिखा करते थे, इंग्लिश में पे राइटिंग किया करते थे। इस कारण से क्या होता था, हिंदी में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। बट आज के समय में सारे ट्रांसलेशन जो किसी बुक के इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन जो है वो कहीं न कहीं आज के समय में अवेलेबल है। तो हिंदी की जो भाई चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें आज के समय में अवेलेबल है। इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं न कहीं हिंदी जो है कहीं न कहीं अच्छी खासी छात्रों के बीच यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज जो है वो बनती चली जा रही है, ठीक है? इसके अलावा मीडिया और जनसंचार में प्रभाव, तो भाई देखो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो है उसने कहीं न कहीं समाचार पत्रों के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर कहीं न कहीं व्यापक रूप से अपना यूज़ जो है वो किया है, ठीक है? इन मीडिया के अंदर, जनसंचार के अंदर कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ है वो मेनली किया जाता है। अब जितने भी न्यूज़पेपर देखते होंगे या समाचार पत्र देखोगे उसमें अन्य भाषाओं का भी यूज़ किया जाता है, और मेनली जो है वो हिंदी का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हिंदी जो है बड़ी ऑडियंस को समझ में आती है, ठीक है? व्यापार और व्यवसायिक क्षेत्रों में महत्व, तो मैं देखो हिंदी संपर्क भाषा व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में भी उपयोगी होती है। विभिन्न राज्य और भाषाई समूहों के व्यापारी ग्राहक हिंदी का प्रयोग करके समझ और लेन-देन को सरल बनाते हैं। जैसे कि भाई मान लो कोई दिल्ली का व्यापारी हो, कहीं न कहीं दूसरे स्टेट में जाता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में भाई वहाँ के लोगों को भी कहीं न कहीं हिंदी आती होगी, तभी तो भाई दो एक-दूसरे से आपस में वो कनेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं चीज़ों का, जो भी उनका व्यापार है उसको बढ़ा सकते हैं, वो जो भी चीज़ें उनकी कहीं न कहीं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना? तो कहीं न कहीं व्यापार के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ जो है वो मेनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भूमिका, तो भाई देखो आज के समय डिजिटल क्षेत्र हो गए, तकनीक और टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र हो गए, उनके अंदर भी हिंदी का यूज़ मेनली अब धीरे-धीरे किया जाने लगा है ना? वेबसाइट हो गई, ईमेल हो गई, ऑनलाइन सेवाएँ हो गई, सोशल मीडिया हो गया, भाई हर जगह आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। इससे तकनीकी ज्ञान और सेवाओं का लाभ आम जनता तक पहुँच रहा है। अब हिंदी में होता है भाई ज़्यादा चीज़ों को काम, तो कहीं न कहीं जो आम जनता जिसे इंग्लिश नहीं भी आती, वो हिंदी में करके चीज़ों को समझ सकता है, वेबसाइट को में जाकर भाई हिंदी में चीज़ें करके समझ सकता है। जो ऐप है, जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं हिंदी में ट्रांसलेट करके उस चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है? इसके अलावा भाई सामाजिक और सांस्कृतिक समरसत्ता में योगदान, तो ये देखो हिंदी संपर्क भाषा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों को जोड़ने में सहायक होती है। तो भाई अलग-अलग समाज के लोगों को, अलग-अलग संस्कृति के लोगों को कहीं न कहीं जोड़ने का काम करती है हिंदी भाषा, ठीक है? सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में कहीं न कहीं हिंदी का प्रयोग लोगों को एक मंच पर लेकर आता है। भाई देखो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके ज़रिए कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग उसको समझ सकते हैं और कहीं न कहीं आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाई मान लो सारे बंदे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो मतलब कुछ बंदे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के कुछ हिंदी वाले, यहाँ पे हिंदी वालों को भाई इंग्लिश समझ में आ ही नहीं रही है। ऐसे में कहीं न कहीं वो लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएँगे, वो आपस में जुड़ नहीं पाएँगे। जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो चीज़ें समझ रहे हैं, और जिनको नहीं आती उन्हें दिक्कत होगी, है ना?
तो ऐसे में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे भाई इंग्लिश भी आती हो, अन्य भाषा भी आती हो, कोई भी भाषा आती हो, वो कहीं न कहीं हिंदी को समझ सकता है इंडिया में रहते हुए, है ना? तो हिंदी कहीं न कहीं जोड़ने का काम भी लोगों को करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है भाई संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की चुनौतियाँ। अब हिंदी की क्या-क्या चुनौतियाँ हैं जो संपर्क भाषा के रूप में बनती जा रही हैं? तो सबसे पहली जो चुनौती देखने को मिलती है ना, वो देखने को मिलती है भाषा विविधता और क्षेत्रीय भाषाएँ। भाई देखो, विविधता तो हमारे देश में बहुत भरी पड़ी है, ठीक है? अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? अब आपको यहाँ पे भी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ देखने को मिलेंगी, अलग-अलग भाषा देखने को मिल जाएगी, अलग-अलग बोलियाँ देखने को मिल जाएँगी ना, इतनी भाषाएँ यहाँ पर है कि क्या ही नहीं जा सकता कुछ, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है ना, अब अलग-अलग भाषा को लोग कहीं न कहीं अपनी भाषा पे ही गर्व करने लग जाते हैं कि भाई हम हमारी भाषा मेन है, हमारी भाषा मेन है, हमारी भाषा मेन है ना? हमारी भाषा मुख्य है। इस तरीके से इनकी भाषा को लेके विवाद भी देखने को मिल जाता है, भाषा को लेके लड़ाई भी देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हिंदी भाषा के संपर्क भाषा के रूप में, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग भाई होते हैं जो अपनी भाषा को कहते हैं कि भाई बस हमारी भाषा सीखो, अपनी भाषा मत बोलो, हमारी भाषा ही सीखो, है ना? इस तरीके से कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े भाषा को लेकर देखने को मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है हिंदी भाषा के संपर्क भाषा के रूप में। इसके अलावा भाई अंग्रेजी का प्रभुत्व, और देखो आज के समय की सोसाइटी में अंग्रेजी को लेकर कुछ ज़्यादा एक हौवा सा बना रखा है कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, इंग्लिश ही सब कुछ है, इंग्लिश भाषा ही सीखनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, है ना? इस कारण से भी क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हिंदी जो है उसका थोड़ा-सा संपर्क भाषा के रूप में उसकी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है भाई? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्रों में अंग्रेजी का जो प्रभाव है वो मेनली ज़्यादातर किया जाता है ना, एजुकेशन के अंदर, व्यापार के अंदर, प्रशासन के अंदर, तकनीक के अंदर हिंदी का यूज़ किया जाता है। पर इन सारी जगहों पे कहीं न कहीं पहले इंग्लिश का यूज़ किया जाता था और इंग्लिश का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है ना, बाद में हिंदी का यूज़ भी इनमें किया जाने लगा है। बट इंग्लिश का यूज़ इसमें मेनली किया जाता था। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से लोग अक्सर हिंदी का प्रयोग कम करते हैं और अंग्रेजी में संवाद करना कहीं न कहीं पसंद करते हैंगे। विशेषकर शहरी और उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग में हिंदी का प्रयोग कम होता है। जो भाई बड़े लोग होते हैं ज़्यादातर, जो मतलब हाई स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, है ना? या फिर जो ज़्यादातर शहरी वर्ग के लोग होते हैं, जो अच्छी खासी क्लास में रहते हैं, ऐसे लोगों जो होते हैं कहीं न कहीं हिंदी का यूज़ कम करते हैं और कहीं न कहीं इंग्लिश का यूज़ ज़्यादातर करने लगते हैं। इसके अलावा भाई तकनीकी शब्दावली की जटिलता, भाई जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्ड देखने को मिलते हैं ना, वो जो वर्ड होते हैं वो हिंदी में मतलब थोड़े या तो बहुत ज़्यादा टफ वर्ड मिल जाते हैं या फिर वो वर्ड सही से उसके हिंदी ट्रांसलेशन मिलता ही नहीं है। डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अक्सर अनुवादित और जटिल शब्दों के रूप में होता है। भाई देखो, जो भी इंग्लिश के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको बैंकों में रहते हैं, जो भी फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, वो ज़्यादातर ना भाई ट्रांसलेट होते हैं इंग्लिश फॉर्म के। तो ऐसा समझो ट्रांसलेशन के जो फॉर्म होते हैं, जो भी ट्रांसलेशन रिलेटेड जो भी चीज़ होती है ना, उसमें जो वर्ड आते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जो लोगों को समझने में कहीं न कहीं दिक्कत देते हैं। तो ये भी एक समस्या हैगी। इसके अलावा ये हिंदी शिक्षण में असमानता। भाई देखो, भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी शिक्षा का स्तर समान नहीं है। कुछ राज्यों में इसे स्कूल और कॉलेजों में माध्यमिक शिक्षा के रूप में पढ़ा जाता है, जबकि कई दक्षिण और पूर्वी राज्यों में इसे प्राथमिक रूप से नहीं सिखाया जाता। प्राथमिक रूप से मतलब कि फर्स्ट से जो 8 तक की एजुकेशन होती है, आप लोगों ने ध्यान देखो, उसके अंदर आपको हिंदी पढ़ाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो मेनली है ना, बट साउथ इंडिया में क्या होता है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो पढ़ाई जाती है वहाँ पर उनकी प्राथमिक भाषा के रूप में। पर इससे क्या होता है, ज़्यादातर लोग वहाँ के जो होते हैं या तो फिर वहाँ की प्राथमिक भाषा को सीखते हैं या फिर इंग्लिश भाषा को सीखते हैं। जो हिंदी भाषा होती है उसकी कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे लोग वो नहीं सीखते, कहीं न कहीं इससे क्या होता है, उन्हें हिंदी भाषा आगे चल के समझ में नहीं आती है। इसके अलावा मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण। अब कई लोगों की मानसिकता में हिंदी को केवल ग्रामीण या औपचारिक भाषा माना जाता है। मतलब हिंदी का मतलब थोड़ा-सा एक जो रिस्पेक्ट है वो कहीं न कहीं कम होती जा रही है लोगों के बीच में। जबकि जो अंग्रेजी भाषा है उसे एक हाई स्टैंडर्ड की भाषा मानी जाती है, हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज मानी जाती है, और जो हिंदी भाषा है उसे कहीं न कहीं लो स्टैंडर्ड की भाषा मानी जाती है ना? ऐसा माना जाता है। समाज की एक ऐसी मानसिकता जो है वो बन चुकी है ना? इसी दृष्टिकोण के कारण लोग दैनिक जीवन में और कार्यालयों के अंदर, व्यापार में भी कहीं न कहीं हिंदी का प्रयोग कम करते हैं। छोटे-छोटे वर्ड जो हैं वो तो कहीं न कहीं उनमें भी इंग्लिश का यूज़ करने लग जाते हैं। इसके अलावा भाई मीडिया और डिजिटल सामग्री में असमानता। तो भाई देखो, जो भाई मीडिया होती है, जो भी डिजिटल सामग्री होती है, जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं, उसके अंदर भाई कहीं न कहीं हमें हिंदी में असमानता देखने को मिल जाती है। कैसे? तो भाई देखो, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यापक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता ज़रूरी होती है। हालाँकि समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गए, टीवी हो गए, सोशल मीडिया में हो गए, इन सभी जगहों पे हिंदी का यूज़ किया जाता है। फिर भी तकनीकी और शैक्षिक सामग्री में इसकी कमी हमें देखने को कहीं न कहीं मिल जाती है। डिजिटल सेवाएँ हो गई, ऐप हो गई, वेबसाइट हो गई, वहाँ पर कहीं न कहीं अंग्रेजी का प्रभुत्व अभी भी बना पड़ा। मतलब मेनली जो वेबसाइटें होती हैं, डिजिटल जो भी होती हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ पे मेनली इंग्लिश का यूज़ किया जाता है ना। हिंदी का यूज़ किया भी जाता है तो कहीं न कहीं उसका ट्रांसलेशन नहीं उपलब्ध होता है। इस असमानता के कारण संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रभाव कहीं न कहीं कम होता जा रहा है।
ठीक है। इसके अलावा ये अनुवाद की गुणवत्ता की समस्या, मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन जो होते हैं भाई इंग्लिश के हिंदी में, वो कहीं न कहीं कभी-कभार क्या होता है सही नहीं होते। उस पे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, या फिर शब्द जो दिए जाते हैं ट्रांसलेशन के बाद वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। तो इससे क्या होता है लोगों को समझने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएँ जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता, तो भाई देखो भारत में जो अलग-अलग समाज के, अलग-अलग संस्कृति के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं आपस में एक साथ मिल-जुल के रहते हैं ना, तो भाई वो लोग क्या करते हैं कहीं न कहीं मेनली अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देने का काम करते हैं। भाई देखो ज़ाहिर-सी बात है सभी कहीं न कहीं अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देंगे ना। अब मराठी जो लोग होंगे वो मराठी भाषा को प्राथमिकता देने की काम करेंगे, जो गुजराती लोग होंगे वो अपनी भाषा को प्राथमिकता देने का काम करेंगे, जो कन्नड़ लोग हैं वो कन्नड़ भाषा को भी प्राथमिकता देने का काम करेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसे जो लोग होते हैं कहीं न कहीं अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देने का काम करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हिंदी भाषा के प्रति उनके मन के अंदर द्वेष जो है वो आ जाता है कि भाई हमें हिंदी भाषा क्यों सिखाई जा रही है? हमें ज़बरदस्ती हिंदी भाषा क्यों सिखाई जा रही है? हमें नहीं सीखनी है। इससे क्या होता है हिंदी भाषा वो लोग सीखते ही नहीं, और इससे कहीं न कहीं हिंदी जो संपर्क भाषा के रूप में उसके अंदर हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। लास्ट में आप लोगों को एक कंक्लूजन ऐड कर देना, निष्कर्ष ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। भाई जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई हैदराबादी हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है कि हैदराबादी हिंदी होती क्या है? हमें इस चीज़ को समझाना है। इसके साथ-साथ हमें इसके उदाहरण भी देने हैं, ठीक है? हैदराबादी हिंदी के स्वरूप को समझाते हैं, उसके उदाहरणों को भी, एग्ज़ाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? इस पूरे क्वेश्चन आप लोगों से भाई अलग-अलग तरीकों से हैदराबादी हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो किसी भी तरीके से आप लोगों से हैदराबादी हिंदी के बारे में पूछ ले, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको वैसे ही चीज़ समझानी है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो आइए अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं, इसका भाई मतलब समझ लेते हैं कि हैदराबादी हिंदी का मतलब क्या होता है। भाई देखो, हैदराबादी हिंदी का सिंपल सा मतलब होता है हैदराबाद वाले इलाके में या फिर उसके आसपास के एरिया में जो हिंदी बोली जाती है, उस हिंदी को कहीं न कहीं हम हैदराबादी हिंदी कहा करते हैं, ठीक है? वो हिंदी भाई अन्य हिंदी से थोड़ी अलग हो जाती है, क्यों? क्योंकि उस हिंदी के अंदर भाई हमें भाई उर्दू, तेलुगु, मराठी के जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का भी कहीं न कहीं मिश्रण, उन शब्दों को भी कहीं न कहीं मिक्सचर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो अब हैदराबादी हिंदी से आपको क्या समझ में आया कि हैदराबादी हिंदी वो हिंदी है जो कहीं न कहीं हैदराबाद के आसपास के एरिया में या फिर हैदराबाद में मेनली बोली जाती है, उसे हम कहीं न कहीं हैदराबादी हिंदी कहते हैं। उसके अंदर भाई हमें उर्दू, तेलुगु, मराठी ऐसे शब्दों का मिश्रण भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है? ये जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, कहीं न कहीं दैनिक जीवन में संवाद के लिए प्रयोग कहीं न कहीं की जाती है। अब हैदराबादी हिंदी का जो मुख्य स्वरूप है, आइए उसे समझते हैं सीधे। हैदराबादी हिंदी का मुख्य स्वरूप तो सबसे पहले भाई उर्दू का मिश्रण। देखो जो हैदराबादी हिंदी होती है, इसके अंदर भाई कहीं न कहीं हमें उर्दू भाषा के जो कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों का भी कहीं न कहीं मिश्रण देखने को मिल जाता है। जैसे कि भाई हाल के लिए हाले, भाई के लिए भाईजान, ठीक के लिए खैरियत, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं कहीं न कहीं हमें इस भाषा के अंदर हैदराबादी हिंदी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल भी लिख रखा है कि मान लीजिए जैसे कहते हैं कि अरे भाईजान क्या हाल है? इस तरीके की जो सेंटेंस होते हैं, इस तरीके के जो भाई वाक्य होते हैं, ये सारी चीज़ ऐसे वाक्य कहीं न कहीं हमें हैदराबादी हिंदी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर कहीं न कहीं उर्दू भाषा का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा स्थानीय भाषाओं का प्रभाव, तो देखो हैदराबादी हिंदू पर तेलुगु और मराठी का गहरा प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। जो हमारा हैदराबाद है भाई वो मेनली पड़ता कहाँ पर है? तेलंगाना में पड़ता है। ऐसे में तेलंगाना की जो भाई भाषा है वो तेलुगु है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर हमें हैदराबादी हिंदी के अंदर कहीं न कहीं तेलुगु के जो वर्ण है वो भी देखने को मिल जाते हैं, मराठी के जो वर्ण है वो भी देखने को मिल जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है उनका इम्पैक्ट तो उसके ऊपर पड़ेगा ही। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर भाई कहीं न कहीं तेलुगु भाषा भी बोली जा रही है, मराठी भाषा भी बोली जा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस हिंदी के अंदर हमें ये वर्ड भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे मक्कल का मतलब लोग पक्का का अर्थ निश्चित करते हैं। मक्कल का मतलब क्या होता है? मेनली यहाँ पे पक्का होता है, ठीक है? तो मक्कल का यूज़ किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर। हिंदी भी बोलते हैं और साथ में हिंदी का कोई सेंटेंस बोला जैसे कि भाई चलो मक्कल बाज़ार चलो। मक्कल का मतलब होता है लोग, है ना? इसी तरीके से पक्का का मतलब होता है निश्चित, है ना? मतलब वो पक्का फिक्स है ना? तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ये कहीं न कहीं हैदराबादी हिंदी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तेलुगु, मराठी के वर्ड होते हैं जो कहीं न कहीं हैदराबादी हिंदी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई? इसके अलावा आता है भाई विशेष उच्चारण और टोन। भाई देखो विशेष उच्चारण देखो स्लैंग होता है बोलने का, जैसे कि हम इस तरीके से हिंदी बोल रहे हैं, इस तरीके से हरियाणा के अंदर जाएँगे तो वहाँ पे स्लैंग अलग हो जाता है बोलने का हिंदी को, है ना? और अन्य जगह पे जाओ तो हिंदी थोड़ी मतलब अलग-अलग जगह पे जाओ तो हिंदी को बोलने का ना एक स्लैंग होता है कि सब अलग-अलग तरीके से बोलने लग जाते हैं। कुछ की टोन अलग होती है, कुछ की टोन अलग होती है। इसी तरीके से हैदराबाद के अंदर में जो हिंदी बोलने का जो उच्चारण है, जिस तरीके से हिंदी बोली जाती है, उसका जो स्लैंग हो कहीं न कहीं अलग हो जाता है, ठीक है? अलग-अलग तरीके से लोग कहीं न कहीं बोलते हैं चीज़ों को। इसके अलावा इस संक्षिप्त और आसान वाक्य, तो देखो हैदराबादी हिंदी में वाक्य सरल और संक्षिप्त होते हैं। लोग आमतौर पर व्याकरणिक की संरचनाओं का प्रयोग नहीं करते, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में या सिंपल शब्दों में वाक्यों को कहीं न कहीं यूज़ किया जाता है हैदराबादी हिंदी के अंदर, ठीक है? जैसे कि मैं गया बाज़ार, इसके बजाय मैं बाज़ार गया कहा जाता है। ये सरलता,
संवाद को सहज और त्वरित या फिर जल्दी बनाने का काम कहीं न कहीं करता है, ठीक है? यह बोली रोज़मर्रा की बातचीत में अत्यंत उपयोगी कहीं न कहीं हो जाती है। इसके अलावा ये हास्य, विनोद और मिश्रण, तो देखो हैदराबादी हिंदी में हास्य और मज़ाक का स्वाभाविक प्रयोग कहीं न कहीं किया जाता है, ठीक है? बातचीत में अक्सर हल्की-फुल्की हँसी या मज़ाक के लिए शब्दों का विशेष ढंग से यूज़ जो है वो किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, "अरे यार! कितना गुस्सा है नू।" या फिर एक कहेंगे लोगों को जोड़ने का काम कहीं न कहीं करती है, ठीक है? इससे कहीं न कहीं हैदराबादी हिंदी की जो भाषा और सामाजिक मेल-जोल में अपनापन और मित्रता बढ़ाने का काम कहीं न कहीं करती है, ठीक है? जो हैदराबादी हिंदी है उसका ना कहीं न कहीं हास्य विनोद की जो भाई चीज़ें होती है, सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनका यूज़ मेनली किया जाता है ताकि लोग आपस में कनेक्ट कर सकें, ठीक है? इसके अलावा अंग्रेजी शब्दों का समास, तो भाई देखो हैदराबादी हिंदी के अंदर कहीं न कहीं में इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, उनका यूज़ भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई? कहीं न कहीं जो भाई वो लोग होते हैं कहीं न कहीं अपने वाक्यों के अंदर, अपने सेंटेंसों के अंदर अंग्रेजी के कुछ वर्डों का यूज़ भी कर लेते हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति में सरलता, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को रखने में सरलता, ठीक है? तो कहीं न कहीं हैदराबादी हिंदी के ज़रिए जो लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं अपने भावों को, अपने विचारों को आसानी से रख पाते हैं लोगों तक, ठीक है? लोग अपने विचारों को लंबी व्याख्या के बजाय सीधे शब्दों में कहीं न कहीं कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लिख रखा है, ठीक है? आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब, तो भाई देखो हैदराबादी हिंदी स्थानीय समाज और संस्कृति का कहीं न कहीं प्रतिबिंब है। इसमें लोगों की रीति-रिवाज, खान-पीन और सामाजिक व्यवहार के संकेत हमें देखने को मिल जाता है। हैदराबाद के अंदर जो हैदराबादी हिंदी होती है, वो कहीं न कहीं स्थानीय समाज का, जो वहाँ का भाई समाज है, जो सोसाइटी है, उसका कहीं न कहीं प्रतिबिंब का कार्य करती है। इसमें लोग जो होते हैं कहीं न कहीं अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को, अपनी एक्टिविटी को कहीं न कहीं दिखाने का काम करते हैं। इसके अलावा भाई प्यार और अपनापन व्यक्त करना, मैं देखो इस बोली में अपनापन और स्नेह व्यक्त करने के लिए विशेष शब्दों और स्वरूपों का यूज़ किया जाता है। देखिए इस हैदराबादी हिंदी होती है, वहाँ पे हैदराबाद के जो लोग होते हैं मेनली अपनापन व्यक्त करने के लिए, प्यार व्यक्त करने के लिए कहीं न कहीं कुछ वर्डों का यूज़, कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए भाईजान, थोड़ी चाय पी ले। इस तरह की जो भाईजान है, ये कहीं न कहीं एक अपनापन व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है, अपना प्यार व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? भाईजान शब्द अपनापन और सम्मान दोनों को कहीं न कहीं दर्शाता है, ठीक है? इसी तरीके से भाई लचीलापन और बहुलता, हैदराबादी जो हिंदी होती है उसमें हमें बहुलतापूर्ण और लचीला भाषा देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर भाई हमें उर्दू देखने को मिल जाती है, तेलुगु देखने को मिल जाती है, मराठी देखने को मिल जाती है, अंग्रेजी के शब्द देखने को मिल जाते हैं। कहीं न कहीं मतलब काफ़ी लचीली भाषा है, इसमें कहीं न कहीं बहुत सारी भाषाओं को जोड़ के भाषा को बनाया जा रहा है, ठीक है? बस भाई नेक्स्ट आपको टॉपिक आता है भाई मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी में अंतर क्या है? देखो मानक हिंदी वो हिंदी होती है जो मेनली यूज़ की जाती है ना, हमारे समाज में यूज़ की जाती है। हिंदी के जो वर्ड होते हैं जिसमें हिंदी ही भाषा मेनली बोली जाती है। और हैदराबादी हिंदी कौन-सी है? जहाँ पे भाई हमें मराठी, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश इन सारी वर्डों को कहीं न कहीं मिक्सचर में देखने को मिल रहा है और एक तरफ मानक हिंदी भाषा जो एकदम शुद्ध हिंदी होती है ना, इस तरीके की हिंदी भाषा। तो मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी में क्या अंतर है? उस चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले भाई उच्चारण में अंतर। देखो भाई मानक हिंदी में शब्दों का उच्चारण व्याकरण के अनुसार कहीं न कहीं स्पष्ट और शुद्ध तरीके से किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? हैदराबादी हिंदी में उच्चारण स्थानीय लहजे, भाई देखो हर एरिये का, हर इलाके का, हर स्थानीय इलाके का अपना-अपना एक स्लैंग हो जाता है, अपना-अपना बोलने का टोन हो जाता है, अपना-अपना बोलने का एक तरीका हो जाता है। वहाँ पे कहीं पे भाई कुछ लोगों की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत धीरे होती है ना? कुछ लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग बहुत गुस्से से बोलते हैं ना? इस तरीके से कहीं न कहीं उनका स्लैंग जो है वो बहुत बदल जाता है। तो हैदराबादी हिंदी में जो उच्चारण किया जाता है कहीं न कहीं उनका जो उच्चारण होता है वो कहीं न कहीं भी उनके स्थानीय लहजे के अनुसार या फिर उर्दू के अनुसार प्रभावित होता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो गया था रे। इस तरीके के जो स्लैंग होती है, इस तरह की जो भाई भाषा है वो कहीं न कहीं वो यूज़ की जाती है। तो कहीं न कहीं सबसे पहला अंतर क्या होता है? उच्चारण में अंतर। मानक हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है और हैदराबादी हिंदी बोलने का तरीका कहीं न कहीं अलग हो जाता है, ठीक है? शब्दावली का अंतर, भाई देखो मानक हिंदी में शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं न कहीं किया जाता है मानक हिंदी के अंदर। बट जो भाई हैदराबादी हिंदी है, इसके अंदर तो भाई कहीं न कहीं हमें भाई उर्दू, तेलुगु और मराठी, इंग्लिश इन सारे वर्डों को कहीं न कहीं यूज़ होता हुआ हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है भाई? इसके अलावा व्याकरण में अंतर, तो देखो मानक हिंदी में व्याकरण का पालन सख्ती से किया जाता है। भाई तो एकदम शुद्ध हिंदी है भाई, उसमें भाई व्याकरण का पालन करना तो ज़रूरी है। और जो हैदराबादी हिंदी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, व्याकरण का एकदम लचीलापन है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई से भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी भाषा के वर्ड को यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है? इसके अलावा ये वाक्य संरचना में अंतर, देखो मानक हिंदी में वाक्य संरचना सीधी और स्पष्ट होती है। उदाहरण तुमने क्या खाया? हैदराबादी हिंदी में वाक्य संरचना अधिक संवादात्मक और लचीली होती है। उदाहरण काय खाए रे भाई? इस तरीके से, या क्या किया रे भाई? इस तरीके की जो थोड़ी भाषा है ना उनकी थोड़ी अलग हो जाती है। इसके अलावा लहजे और स्वर में अंतर, भाई देखो मानक हिंदी में स्वर और लहजा औपचारिक और स्थिर होता है। हैदराबादी हिंदी में लहजा जो होता है वो एकदम मधुर से, प्यार से, हास्य मज़ाक में प्यार से, इस तरीके की कहीं न कहीं जो लहजा होता है वो कहीं न कहीं
हैदराबादी हिंदी में यूज किया जाता है। इसके अलावा भाई सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, तो भाई देखो मानक हिंदी में भाषा अधिक शैक्षिक और औपचारिक प्रभाव वाली होती है, ठीक है, जबकि हैदराबादी हिंदी में स्थानीय संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज और नियम निजामी जीवन शैली से प्रभावित कहीं ना कहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हैदराबादी में अक्सर अरे भाई, बिरयानी खाई जैसे वाक्य का प्रयोग होता है, जो स्थानीय जीवन शैली को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश, कहीं ना कहीं दिखाने का काम कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। हास्य और व्यंग का अंतर, मानक हिंदी में औपचारिक संवाद में व्यंग का प्रयोग कम होता है। व्यंग मतलब किसी का मजाक वजाक उड़ाना या फिर किसी का मजाक उड़ाना, इस तरह की चीज होती है, ये कहीं ना कहीं मानक हिंदी में कम यूज की जाती है, बल्कि जबकि जो हैदराबादी हिंदी होती है उसके अंदर वही व्यंग हो गए, मजाक हो गए, हल्का फुल्का मजाक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस तरह की हिंदी में चलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तुम तो मजाक का पक्का सिपाही हो, यहाँ रे, और यहाँ जो रे आया है ना, ये हास्यपूर्ण लहजा हैदराबादी शैली का कहना की प्रतीक है। रे जो वर्ड है ना कि हैदराबादी हिंदी में मेनली यूज जाता है, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान और समझ। तो देखो मानक हिंदी जब भाई भारत के विभिन्न भागों में समझी और प्रयोग की जाती है। हैदराबादी हिंदी मेनली कहाँ पे बोली जाती है? सिर्फ हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के अंदर, ठीक है। पूरे भारत हैदराबादी हिंदी को नहीं समझा जा सकता। लास्ट में आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, कंक्लूजन ऐड कर देना, आप लोगों को जो क्वेश्चन है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से मॉल में ग्राहक और विक्रेता, जो ग्राहक होते हैं जो सामान को खरीदते हैं, और जो विक्रेता होते हैं जो सामान को बेचते हैं, उनके बीच में यूज होने वाली हिंदी को हमें यहाँ पे एग्जाम्पल सहित समझाना है, ठीक है भाई, कि किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके से सामान को खरीदते हैं, किस तरीके से विक्रेता अपने सामान को बेचता है, किस तरीके से एक ग्राहक सामान खरीदता है, उनके बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन होती है, क्या क्या बातचीत होती है, उसको हमें यहाँ पर एग्जाम्पल सहित यहाँ पर चीजों को समझाना है, ठीक है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों से भाई हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों का उल्लेख भी पूछा जा सकता है कि मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों के बारे में बताइए ना, तो उस चीज को भी समझेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। हमें ना देखो ये पता भी तो होना चाहिए मॉल में प्रयोग होने वाली हिंदी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो देखो आप लोग मॉल जाते होंगे ना, मॉल के अंदर भाई अलग अलग स्टोर होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं, जहाँ पे भाई कपड़ों की अलग एरिया होता है, और ग्रोसरी का अलग एरिया होता है, हर चीजों का अलग अलग एरिया होता है। तो ऐसे भाई वहां पर भाई हम चीजों खरीदने बेचने में, खरीदने के लिए या फिर कोई अगर विक्रेता तो बेचने के लिए किस तरीके की वर्डों का यूज करते हैं, किस तरह की चीजों का यूज करते हैं, किस तरह की स्लैंग का यूज करते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मॉल में प्रयोग होने वाली हिंदी के अंदर आती है, ठीक है भाई। तो हमें वही हिंदी को यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं मॉल में ग्राहक और विक्रेता के मध्य होने वाली हिंदी। तो भाई देखो सबसे पहले आप मॉल गए तो वहां पे आपको स्वागत और अभिवादन की हिंदी होती है। सबसे पहले मॉल में संवाद की शुरुआत प्राय स्वागत से होती है। विक्रेता शिष्ट और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें ग्राहक को अपनापन महसूस होता है। इस प्रकार की हिंदी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के और ग्राहक को बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। देखो वैसा तो ये होता नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ तरीके से कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के जरिए ना। मॉल में जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्वागत किया जाता है, सबसे पहले अभिवादन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नमस्ते सर मैडम, हमारे स्टोर में आपको स्वागत है, या फिर कृपया बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। इस तरीके के वर्डों का यूज मेनली, इस तरीके के सेंटेंस का यूज मेनली वहां पर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाई आवश्यकता और पसंद बताने की हिंदी, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में मैं समझता है कि मुझे रोजाना पहनने के लिए आरामदायक जूते चाहिए, या फिर क्या आपके पास इस रंग में कोई और डिजाइन उपलब्ध है। इस तरीके की बातें हम मॉल के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई इस तरह की चीजें यहाँ पे उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है, इस तरह की चीजें हम पूछते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भाई मूल्य और छूट संबंधित हिंदी, तो देखो इस ड्रेस की कीमत 2,999 रुपए है, इस पर अभी 40% की छूट चल रही है। इस तरह की चीजें वहाँ पर मॉल के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है, कि मूल्य और छूट से संबंधित हिंदी। और गुणवत्ताओं और विशेषताओं का वर्णन, तो मैं देखो गुणवत्ता और विशेषता बताने के लिए किस तरीके की हिंदी का यूज किया जाता है कि यह कपड़ा शुद्ध कॉटन का है, गर्मियों के लिए उपयुक्त है, इस मोबाइल की बैटरी लंबे समय तक चलती है। इस तरह की चीजें हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है, इस तरह की हिंदी का यूज हमें देखने को वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भाई सुविधा और सेवा से जुड़ी हिंदी, तो ग्राहक सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयोग की जाने वाली हिंदी सहयोगात्मक होती है, ठीक है। इसमें ट्रायल, एक्सचेंज, रिटर्न, वारंटी ऐसी बातें शामिल होती है। उदाहरण के लिए आप चाहे तो ट्रायल रूम में पहनकर देख सकते हैं, बिल के साथ इसे 7 दिन के अंदर बदला जा सकता है। ये हिंदी भी कहीं ना कहीं मॉल के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा भाई भुगतान संबंधित हिंदी, अब भुगतान संबंधित हिंदी क्या, जब हमने सामान खरीद लिया उसके बाद हमें चीजों को भाई बिल पे करना होता है, उस समय जो कम्युनिकेशन होता है वो होती है भुगतान संबंधित हिंदी। इसमें आप नगद, कार्ड या यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं, भुगतान काउंटर सामने की ओर है। इस तरह की जो हिंदी होती है भुगतान संबंधित हिंदी होती है, ठीक है। इसके बाद आती है भाई धन्यवाद और विदाई की हिंदी, जब हम सामान खरीद लेते हैं, सामने वाला कैश वैश सब पूरा मतलब पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद अंतिम में जैसे कहते हैं कि भाई खरीदारी के लिए धन्यवाद, फिर से आइए, या फिर आपका दिन शुभ हो। इस तरह की चीजें होती है, ये आती है भाई धन्यवाद और विदाई वाली हिंदी के अंदर, ठीक है। ये सारी इस तरीके की बाई लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा जो कहीं ना कहीं मॉल के अंदर यूज जो मिलनी की जाती है, ठीक है।
इसके अलावा ये मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की विशिष्ट रूप, अलग-अलग कौन-कौन से रूप होते हैं, उन रूपों को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आती है व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी जो हमारे बिहेवियर में जो नॉर्मली कम्युनिकेशन आपस में करते रहते हैं, इसी हिंदी को कहीं न कहीं व्यावहारिक हिंदी कहा जाता है, ठीक है? मुझे यह साइज़ चाहिए, इसकी कीमत क्या है? इस तरह की जो भाई भाषा होती है, इस तरह की जो सेंटेंस होती है, ये कहीं न कहीं व्यावहारिक हिंदी के अंदर आते हैं, ठीक है? फिर मिश्रित हिंदी। मिश्रित हिंदी होती है जिसमें हम अलग-अलग भाषा के शब्दों को आपस में जोड़ के बोलते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश को बोलकर कि इस प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट है, जैसे कि ये सब तो हिंदी में हो गया। ये प्रोडक्ट है और ये डिस्काउंट, ये कहाँ से इंग्लिश वर्ड के हुए, है ना? तो जब इंग्लिश और हिंदी दोनों को आपस में जोड़ के बोलते हैं तो इसे हम कहते हैं मिश्रित हिंदी, ठीक है? इसके अलावा भाई शिष्ट एवं विनम्र हिंदी। तो भाई देखो मॉल में संवाद के दौरान शिष्ट और विनम्र हिंदी का विशेष महत्व जो है वो होता है, ठीक है? विक्रेता ग्राहकों से सम्मानपूर्वक बात करता है ताकि उन्हें अच्छा अनुभव मिले और वो कहीं न कहीं उनके इस सम्मानपूर्ण प्रोडक्ट को कहीं न कहीं खरीदे, ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में कृपया इधर आइए, धन्यवाद, फिर से पधारिए, इस तरह की जो सेंटेंस होती है ये कहीं न कहीं शिष्ट एवं विनम्र हिंदी के अंदर आते हैं, ठीक है? इसके अलावा सूचनात्मक हिंदी। देखो ये मॉल में सूचनात्मक हिंदी का प्रयोग दिशा निर्देश, सुविधा और नियमों की जानकारी देने के लिए कहीं न कहीं किया जाता है, ठीक है? यह जो हिंदी होती है इसमें स्पष्ट और सीधी जानकारी कहीं न कहीं जनता या ग्राहकों तक या फिर जो सामान खरीदने आए हैं उन लोगों तक पहुँचाई जाती है, ठीक है? उदाहरण के लिए लिफ्ट दूसरी मंजिल पर है, पार्किंग बेसमेंट पे उपलब्ध है। ये सारी जो हिंदी होती है कहीं न कहीं सूचनात्मक हिंदी होती है, ठीक है? इसके अलावा ये प्रचारात्मक हिंदी, तो जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मॉल में प्रचारात्मक हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इस हिंदी का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना होता है। इसमें आकर्षक शब्द, छोटे वाक्य और सकारात्मक भाव होते हैं। ऑफर, सेल, छूट की जानकारी कहीं न कहीं इसके अंदर दी जाती है, ठीक है? आज ही खरीदें, विशेष छूट पाएँ, सीमित समय के लिए ऑफर, इस तरह के जो होते हैं ये वर्ड भी कहीं न कहीं ये प्रचारात्मक हिंदी के अंदर आते हैं, ठीक है? इसके अलावा संक्षिप्त और स्पष्ट हिंदी। अब ये संक्षिप्त और स्पष्ट हिंदी मतलब कम से कम शब्दों के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे बता पाना, ठीक है? मॉल का वातावरण तेज और व्यस्त होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ संक्षिप्त और स्पष्ट हिंदी का प्रयोग किया जाता है। भाई देखो मॉल में भाई आपको पता है बहुत से लोग जाते हैं, भीड़-भाड़ होती है वहाँ पर, तो इतना किसी पे ध्यान नहीं कि कोई रुक के तुम्हारी पूरी कोई बहुत बड़े पैराग्राफ को पढ़े। तो ऐसे में संक्षिप्त और कम से कम शब्दों में अपनी जानकारी, अपनी जो चीज़ें प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना भी इसके अंदर कहीं न कहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा ये सेवामुखी हिंदी। तो भाई देखो मॉल में ग्राहक सेवा को प्राथमिकता कहीं न कहीं दी जाती है, ठीक है? इसीलिए सेवामुखी हिंदी का प्रयोग होता है। इस हिंदी में भाई सहयोग, सहायता, समाधान का भाव कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर कोई परेशानी हो तो बताइए, हम इसे बदल देंगे। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये कहीं न कहीं सेवामुखी हिंदी के अंदर आते हैं। लास्ट में आता है भाई आधुनिक और सहज हिंदी। तो भाई मॉल में प्रयुक्त हिंदी आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप होती है। यहाँ भाषा ना तो बहुत पारंपरिक होती है, ना ही पूरी तरह से विदेशी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही प्राचीन वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं और ना ही ऐसा है कि बहुत ही बाहर के वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, विदेशी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नहीं भाई। इसका मतलब मिश्रित वर्ड यूज़ किए जाते हैं। मॉल के अंदर भी लोग आपस में भी ऐसे मिश्रित वर्डों को यूज़ करते हैं जो कहीं न कहीं आज के ट्रेंड में है। आजकल लोगों को समझ में आते हैं इज़िली, ठीक है? जैसे कि लेटेस्ट कलेक्शन आ गया है। अब ये लेटेस्ट कलेक्शन आ गया ये कोई ज़ाहिर-सी बात है कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि लेटेस्ट कलेक्शन आ गया कि क्या मतलब होता है ना? नया डिज़ाइन बहुत पसंद किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें जो कहीं न कहीं आधुनिक और सहज हिंदी के अंदर आती हैं। ठीक है भाई? लास्ट में आप लोगों को कंक्लूज़न ऐड कर देना, निष्कर्ष ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई कार्यालयों के अंदर जो ऑफिस होते हैं, उनके अंदर जो भाई हिंदी यूज़ की जाती है, उस हिंदी के बारे में बताना, इसके साथ-साथ उसकी विशेषता लिखनी है, कुछ उसके पारिभाषिक शब्द लिखने हैं हमें, है ना? और कार्यालय हिंदी है भाई पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता का वर्णन हमें करना है। तो कहीं न कहीं हमें कार्यालयों में यूज़ की जाने वाली हिंदी के बारे में बताना, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें समझानी है अपने छठे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम इसका भाई परिचय देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक कार्यालय हिंदी होती क्या है? इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है, हमें बाकी सारी चीज़ें कहीं न कहीं आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो देखो कार्यालय हिंदी वह औपचारिक भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी, प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों में संचार को स्पष्ट, सटीक और व्यवस्थित बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कार्यालय हिंदी वो हिंदी होती है जो कहीं न कहीं ऑफ़िशियल रूप से या फिर एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी कह लो या फिर औपचारिक भाषा कह लो जो कहीं न कहीं यूज़ की जाती है हमारे प्रशासन के क्षेत्र में, गवर्नमेंट से रिलेटेड क्षेत्रों के अंदर, सरकारी क्षेत्रों के अंदर, व्यावसायिक क्षेत्रों के अंदर। कहीं न कहीं इन जगहों पे इस हिंदी का यूज़ जो है वो किया जाता है। जो आप गवर्नमेंट का ऑफ़िस देखते हो वहाँ पे जो हिंदी यूज़ की जा रही है, जो न्यायालय देखते हो वहाँ पे जो हिंदी यूज़ की जा रही है, ये सारी हिंदी कहीं न कहीं कार्यालय हिंदी के अंदर आती है। ठीक है? इस चीज़ को हमें यहाँ पर अब समझना है। अब पहला टॉपिक आता है हमारा कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएँ। ये जो कार्यालय में हिंदी यूज़ की जाती है, इसकी भाई विशेषता क्या है वो एक-एक करके यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला आती है विशेषता भाई इसकी स्पष्टता। तो देखो कार्यालय जो शब्दावली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी स्पष्टता होती है। स्पष्टता का मतलब कि कहीं न कहीं एकदम स्पष्ट वर्ड होते हैं, एकदम समझ में जो चीज़ें आसानी से आ जाए, ठीक है? ये शब्द किसी भी प्रकार की अस्पष्ट या फिर भ्रम की संभावना को कहीं न कहीं कम करते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए आदेश जारी किया गया। शब्द तुरंत समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं किसी के प्रति आदेश जारी किया गया, किसी काम के प्रति, किसी चीज़ के प्रति कहीं न कहीं कोई आदेश जो है वो जारी किया गया या फिर कोई निर्णय जो है उसे लागू किया गया है, ठीक है?
कार्यालयों में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं संदेश को सीधे और सरल रूप से संप्रेषित करने के लिए कहीं न कहीं ऐसे वर्डों का यूज़ किया जाता है। तो भाई जो कार्यालय में हिंदी यूज़ होती है, वो जो हिंदी होती है काफ़ी स्पष्ट होती है। स्पष्ट का मतलब कहीं न कहीं लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा संक्षिप्तता। अब देखो भाई, पारिभाषिक शब्दावली का दूसरा गुण संक्षिप्तता होती है। संक्षिप्तता का मतलब होता है कि बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ लिख रहा, उसको या कुछ शब्दों में, कुछ ही वर्डों में कहीं न कहीं उस चीज़ को समझा देना, है ना? इस चीज़ को कहते हैं संक्षिप्त, मतलब कि कम शब्दों में अपनी बातों को, अपने विचारों को आसानी से लोगों को समझा देना, ठीक है? अब जो कार्यालयीय हिंदी होती है, इसके अंदर भी भाई कहीं न कहीं संक्षिप्तता का यूज़ किया जाता है। ये शब्द लंबे वाक्यों और अनावश्यक विवरणों की आवश्यकता को कम करते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कहना, पूरे वाक्य इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे मतलब मान लो कोई एक सेंटेंस में ये कह रहा है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, और एक में कह रहा है कि प्रस्ताव स्वीकृत। दोनों का मतलब कहीं न कहीं एक है कि प्रस्ताव को स्वीकार जो है वो कर लिया गया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अपने बड़े-बड़े वाक्यों को, लंबे-लंबे वाक्यों को कम से कम शब्दों में समझाया जाता है कार्यालयीय हिंदी के अंदर, ठीक है? इसके अलावा भाई विशिष्ट अर्थ, तो देखो जो कार्यालयीय शब्दावली होती है, जो वर्ड मीनिंग होती है कार्यालयों की, उनकी जो शब्दावली होती है उसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ सामान्य भाषा की तुलना में अधिक विशिष्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रखा है कि भाई बजट का अनुमोदन का क्या मतलब होता है भाई? बजट अनुमोदन का अर्थ केवल वित्तीय योजना की स्वीकृति से नहीं कि भाई बजट पास करवा दिया गया, नहीं भाई। इसका अर्थ, इसका मीनिंग किससे है? सिर्फ कि वित्त योजना की स्वीकृति से ही है। इसका जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ है, वो यही निकल रहा है कि जो वित्त योजना है उसके लिए भाई बजट की स्वीकृति जो है वो करा दी गई, है ना? तो भाई कहीं न कहीं जो कार्यालय शब्दावली होती है, उसमें जो भाई वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसका कहीं न कहीं विशिष्ट मतलब भी होता है, ठीक है? शब्द केवल विशेष संदर्भ में ही समझे जाते हैं। बजट की बात की जा रही है, बजट अनुमोदन की बात की जा रही है, तो भाई कहीं न कहीं वित्त से रिलेटेड चीज़ों की बात की जा रही होगी, है ना? तो कहीं न कहीं जो वर्ड होते हैं, कहीं न कहीं उनका संदर्भ, जो उनका मतलब जो कहीं न कहीं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही समझा जाता है, ठीक है भाई? इसके अलावा ये आता है भाई हमारा औपचारिकता। अब औपचारिकता क्या होती है? तो देखो कार्यालयीय शब्दावली की भाषा हमेशा औपचारिक होती है। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल होती है। उसमें जो भी वर्ड लिखे जाते हैं काफ़ी ऑफिशियल, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना-बना के कुछ भी लिख दें, नहीं भाई। काफ़ी अच्छे लेवल के अच्छे खासे वर्ड जो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। अच्छे खासे सेंटेंस है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? यह कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच पेशेवर दूरी और सम्मान बनाए रखने में कहीं न कहीं सहायक जो है वो होती है। उदाहरण के लिए सूचना प्रेषित की गई या फिर अनुरोध स्वीकार किया गया, जैसे जो शब्द है आम बोलचाल की भाषा की तुलना में अधिक गंभीर और औपचारिक होते हैं। भाई देखो हम नॉर्मल लाइफ में थोड़े ऐसे हम कहते हैं कि भाई तेरा अनुरोध जो मैंने स्वीकार कर लिया, तूने जो भाई सूचना मुझे दी थी, मैंने उसको सूचना को प्रेषित कर दिया, दूसरों को बता दिया। ऐसे वर्ड थोड़ी यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली पूछ सकते हैं कि भाई चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, या फिर सूचना को अगर सूचना वाली बात को कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई मैंने तेरी बात भी दूसरों को बता दी। इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। बट कार्यालयों के अंदर ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए जाते। कार्यालयों के अंदर कहीं न कहीं ऑफिशियल जो वर्ड होते हैं, जो कहीं न कहीं औपचारिक वर्ड होते हैं, उनका यूज़ मेनली किया जाता है। इसके अलावा भी संगठनात्मक का उपयोग, तो मैं देखो पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग कार्यालय में विभिन्न दस्तावेजों और प्रक्रिया के समान रूप से किया जाता है, ठीक है? यह सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग और कर्मचारी एक ही शब्द और वाक्यों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, शब्द सभी विभागों में समान रूप से प्रयोग होता है। वार्षिक रिपोर्ट मतलब पूरे साल की जो रिपोर्ट है कि पूरे साल कंपनी ने या फिर जो भी कंपनी है उसने क्या काम किया, कैसे-कैसे काम किया, कितना बजट लगा, कितने पैसे खर्च हुए, कितना पैसा आया, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वार्षिक रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है। तो इस वार्षिक रिपोर्ट का मतलब जो है कहीं न कहीं हर विभाग के लोग एक ही समझे, कि ऐसा नहीं कि वार्षिक रिपोर्ट का मतलब किसी और चीज़ से समझा जाए, नहीं भाई। सभी को कहीं न कहीं वार्षिक रिपोर्ट होता है, कहीं न कहीं एक ही समझना है। इसके अलावा भाई प्रामाणिकता, देखो कार्यालयीय शब्दावली के शब्द भरोसेमंद होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। भाई वो जो ऑफिशियल वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी प्रामाणिक है, काफ़ी भरोसेमंद वर्ड होते हैं, ठीक है? ये दस्तावेज, आदेश और रिपोर्ट पे सही जानकारी प्रदान करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए आदेश लागू किया गया का प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि निर्णय आधिकारिक रूप से कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया गया है ना? तो ये जो भाई वर्ड होते हैं कहीं न कहीं जो भाई ऑफिशियल या फिर कार्यालय में यूज़ किए जाते हैं, कहीं न कहीं काफ़ी भरोसेमंद वर्ड होते हैं, काफ़ी प्रामाणिक वर्ड जो होते हैं, ठीक है? इसके अलावा सुसंगता, तो देखो कार्यालयीय शब्दावली में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों में सुसंगता हमें देखने को मिल जाती है। एक ही कार्य, आदेश या प्रक्रिया के लिए हमेशा समान शब्दावली का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई एक काम करवाया, उसमें भी सेम चीज़ बात की जा रही है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज़ कर दिए, दूसरे वाले में अलग वर्ड यूज़ कर दिए, नहीं भाई। हर तरीके के कामों में कहीं न कहीं ज़्यादातर एक ही तरह के वर्डों का यूज़ कहीं न कहीं किया जाता है, ठीक है? किसी परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त शब्द बार-बार प्रयोग होता है। अगर कोई चीज़ स्वीकार की जा रही है तो उसका अनुमोदन जैसे वर्ड मतलब कहीं न कहीं ज़्यादातर प्रक्रियाओं के लिए एक जैसे ही वर्डों का यूज़ कहीं न कहीं किया जाता है। इसके अलावा तकनीकी विशेषता, तो देखो कुछ शब्द कार्यालयीय शब्दावली में तकनीकी या फिर प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बजट प्रविष्टि, फिर अनुरोध पत्र या फिर कार्यक्षेत्र रिपोर्ट जैसे जो शब्दावली विशेष तकनीक या कार्यों और प्रक्रियाओं को दर्शाती है। ये शब्द केवल उस क्षेत्र के कर्मचारी या फिर अधिकारियों द्वारा ही समझे
जाते हैं जो इस शब्दों के बारे में अच्छे से जानते हो। ठीक है, तकनीकी शब्दावली कार्यालय के कामकाज को व्यवस्थित और पेशेवर बनाए रखने में कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है वो निभाती है। ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई कार्यालय हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता। भाई आवश्यकता क्या है, इस आवश्यकता को हम यहाँ पर समझेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सटीक संचार। भाई देखो, कार्यालयों के अंदर कुछ वर्डों का पहले से ही मतलब सबको पता है कि इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो संचार होता है इनके बीच में आपस में, और किसी कार्यालय से लेके जो भी भाई चीजें होती है उसको सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, सही तरीके से दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं सटीक संचार के लिए कार्यालय हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है, फिर उसकी आवश्यकता जो है वो पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा ये औपचारिकता और पेशेवर शैली। तो भाई देखो, जब परिभाषिक शब्दावली कार्यालयी भाषा को औपचारिक और कहीं ना कहीं पेशेवर कहीं ना कहीं बनाती है। ठीक है, यह केवल संचार के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवाद और कार्यस्थल की गंभीरता बनाए रखने में भी कहीं ना कहीं अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सूचना प्रेषित की गई, जैसी अभिव्यक्ति आया, फिर जो विचार है कहीं ना कहीं इस सामान्य बोलचाल की भाषा की तुलना में कहीं ना कहीं अधिक गंभीर होते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम ऐसी भाषाएं थोड़ी बोलते हैं, ऐसे शब्दों को थोड़ी यूज करते हैं ना, नॉर्मल लाइफ हमारी अलग होती है। इसके अलावा ये सुसंगतता और संगठनात्मक समन्वय। तो भाई देखो, परिभाषिक शब्दावली संगठन के सभी विभागों और कर्मचारियों में समान रूप से कहीं ना कहीं यूज जो है वो की जाती है। ठीक है, यह सुसंगत दस्तावेज कहीं ना कहीं आदेशों और रिपोर्टों में एक रूपता बनाए रखने का काम करती है। उदाहरण के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट जैसे जो शब्द होते हैं, या कहीं ना कहीं सभी विभागों के अंदर, सभी संस्थानों के अंदर कहीं ना कहीं इसका मतलब एक ही निकल जाएगा कि वार्षिक रिपोर्ट का क्या मतलब होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक समन्वय का काम भी करते हैं। ठीक है, समय की बचत कैसे होती है भाई देखो, पारिभाषिक जो शब्द होते हैं भाई, जो कार्यालय में यूज होने वाले जो वर्ड होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो मतलब होता है काफी संक्षिप्त होता है ना, बहुत बड़े वाक्यों को कहीं ना कहीं छोटे छोटे वाक्यों में समझा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं समय की जो बचत है वो भी होती है। इसके अलावा ये प्रामाणिकता और वैधता। तो देखो, जो भाई कार्यालय में यूज होने वाली हिंदी है, जाहिर सी बात है काफी भरोसेमंद वर्ड होते हैं, काफी प्रमाणिक शब्द जो है वो होते हैं, उनका मतलब जो एकदम सही होता है जो उसका बताया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए आदेश जारी किया गया शब्द से स्पष्ट होता है कि निर्णय जो है आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। ठीक है, तो पारिवारिक शब्दावली का यूज किया जाता है कार्यालय हिंदी के अंदर। इसके अलावा ये तकनीकी कार्यों में सहायक। तो देखो, कुछ पारिभाषिक शब्द तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बजट प्रविष्टि, कार्यक्षेत्र रिपोर्ट या फिर प्रस्ताव स्वीकृति। ये जो शब्द होते हैं ये कहीं ना कहीं केवल उनसे संबंधित जो विभाग होते हैं उन्हीं के अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं समझे जाते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं, ये जो शब्दावली होती है, इनकी तकनीकी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में कहीं ना कहीं काम जो है वो करते हैं। ठीक है, और कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशन जो है वो कहीं ना कहीं देते हैं। इसके अलावा आता है भाई हमारा गलतफहमी और विवाद कम करना। तो भाई देखो, ये जो वर्ड होते हैं कहीं ना कहीं जो गलतफहमी होती है, जो भाई विवाद होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कम करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा होना समाज या सोसाइटी के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं सही वर्डों का यूज जो है वो कार्यालय हिंदी के अंदर किया जाता है। लास्ट में आप लोगों को भाई एक कार्यालय शब्दावली बता दी थी मैंने यहाँ पर, कि कार्यालय के अंदर मेनली कौन सी भाई वर्ड यूज किए जाते हैं, वो वर्ड मैंने यहाँ पे लेकर के आप उन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष ऐड कर देना है, आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो विशेषता बताई थी ना मैंने आप लोगों को, वही उसका महत्व भी है। तो मैथ के रूप में अगर पूछ ले तो वही बताना, विशेषता पूछ ले तो भी आपको वही चीज यहाँ पर बतानी है। तो भाई आप लोगों का जो 7वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से भाई सामान्य हिंदी और कलकत्ता हिंदी या फिर बम्बईया हिंदी, इन हिंदी के बारे में पूछा रहा है कि इनकी मतलब आपस में तुलना करनी है, इसके साथ साथ इनकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो हम सभी की विशेषताओं को पढ़ेंगे। भाई देखो, परिचय समझने ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको सीधे इनका मतलब समझाता हूँ, वही चीज आप परिचय में ऐड कर ले रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, तीनों हिंदी का पहले का मतलब समझ देते हैं। देखो, एक होती है सामान्य हिंदी, एक होती है कलकत्ता हिंदी, एक होती है बम्बई हिंदी, और एक हमने हैदराबादी हिंदी भी पढ़ी थी। ठीक है, देखो, सामान्य हिंदी वह हिंदी की भाषा होती है जो कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर, कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया के अंदर बोली जाती है। ठीक है, ऐसी हिंदी को हम सामान्य हिंदी कहते हैं। इसके बाद आती है कलकत्ता हिंदी। कलकत्ता हिंदी क्या होती है, तो जो स्पेसिफिक कलकत्ता के एरिया के अंदर ही बोली जाती है ना, उसके फिर आसपास के इलाकों के अंदर बोली जाती है, ऐसी हिंदी को कहीं ना कहीं हम कलकत्ता हिंदी कहते हैं। इसी प्रकार से जो बम्बईया हिंदी होती है, जो बम्बई के आसपास की एरियाज में बोली जाती है। ठीक है, ऐसी हिंदी को हम कहीं ना कहीं बम्बईया हिंदी बोला करते हैं। इनको बोलने का लहजा, इनकी बोलने की टोन, इनके अंदर जो वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े अलग अलग हो जाते हैं इनके, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको स्पेसिफिक जगह की हिंदी भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके तीनों हिंदी की वो जो विशेषता है ना, उन विशेषताओं को यहाँ पर समझेंगे। देखो, सामान्य हिंदी की प्रमुख विशेषता है समझेंगे सबसे पहले तो हम। तो देखो, सबसे पहले जो इसकी विशेषता आती है वो आती है व्याकरण का पालन। तो देखो, जो सामान्य हिंदी होती है, जो भाई नॉर्मल हिंदी होती है, उस हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं व्याकरण का पालन जो है वो सही तरीके से किया जाता है। ठीक है भाई, सामान्य हिंदी में भाई संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं पालन जो है वो किया जाता है। वाक्य निर्माण में समय, लिंग, वचन, कारक का पालन कहीं ना कहीं इसके अंदर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, राम स्कूल जा रहा है, राम करता है, स्कूल कर्म है और क्रिया
जा रहा है। सही तरीके से कहीं न कहीं सारी चीज़ों को कहीं न कहीं फ़ॉलो जो है वो किया जा रहा है। तो सामान्य हिंदी जो होती है उसको ना कहीं न कहीं व्याकरण का जो यूज़ है वो किया जाता है, उसका पालन जो कहीं न कहीं किया जाता है। उच्चारण शुद्ध, अब उच्चारण शुद्ध इसकी सेकंड विशेषता तो भाई देखो, जो भाई हमारी सामान्य हिंदी होती है इसमें जो भाई सेंटेंस का, वाक्यों का जो उच्चारण किया जाता है, जो बोला जाता है, उसे सही तरीके से एकदम बोला जाता है, स्पष्ट तरीके से बोला जाता है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के रूप में विद्यालय और सफलता जैसे शब्दों का उच्चारण सभी हिंदी भाषी के लिए समान और मानक होता है। इसके अलावा भाई शब्द चयन औपचारिक, तो भाई देखो सामान्य हिंदी में शब्दों का चयन औपचारिक और साहित्यिक होता है, ठीक है? इसमें टपोरी, स्लैंग या क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं होता। भाई जैसे कि टपोरी है शब्द जो है, या कहते हैं कि मुंबई के अंदर आप लोगों ने सुना, मुंबई में ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। बट ये जो शब्द होते हैं ना कहीं सामान्य हिंदी से काफ़ी अलग हो जाता है, ठीक है? इनका कुछ अलग मतलब निकलता है, अलग तरीके से इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। ये सारे जो वर्ड होते हैं कहीं न कहीं बम्बई के क्षेत्र में ही, बम्बई के एरिया में मेनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए बहुत अच्छा और धन्यवाद जैसे शब्द सामान्य हिंदी में मानक माने जाते हैं। एक औपचारिक वर्ड जो औपचारिक शब्द जो है वो माने जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये वाक्य संरचना, तो जो सामान्य हिंदी में वाक्य सरल, स्पष्ट और नियमबद्ध होते हैं। वही वाक्यों को जो निर्माण किया जाता है सही तरीके से किया जाता है, स्पष्ट तरीके से किया जाता है, नियम के तरीके पे किया जाता है कि इस तरीके से वाक्यों का निर्माण जो है वो किया जाएगा, ठीक है? वाक्य निर्माण में कर्ता, क्रिया, कर्म को सही तरीके से लगाया जाता है। उदाहरण के स्वरूप पे राम ने अपनी किताब पढ़ ली, जैसे वाक्य में कर्म कारक सही तरीके से कहीं न कहीं इस वाक्य के अंदर यूज़ जो है वो मेनली किया गया है, ठीक है? भाव और लहज़ा, तो ये देखो सामान्य हिंदी में भाव औपचारिक और गंभीर होते हैं। मतलब गंभीर रूप से कहीं न कहीं शब्दों को बोला जाता है, ठीक है? बातचीत या लेखन में अत्यधिक मज़ाक या क्षेत्रीय लहज़ा नहीं होता है, ठीक है? सामान्य हिंदी के अंदर मेनली कोई मज़ाक या क्षेत्रीय लहज़ा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सामान्य हिंदी जो होती है कहीं न कहीं गंभीर कहीं न कहीं होती है, ठीक है? उदाहरण स्वरूप सरकारी या पत्राचार समाचार शैली गंभीर, सुसंगत और सम्मानजनक, कहीं न कहीं जो आप समाचार पढ़े होंगे हिंदी के पत्रों के, उनके अंदर जो भाषा आपको देखने को मिलेगी ना, वो कहीं न कहीं मानक हिंदी या फिर सामान्य हिंदी कहलाती है, ठीक है? उसमें जो वर्ड लिखे जाते हैं, उसमें जो सेंटेंस लिखे जाते हैं, कहीं न कहीं काफ़ी गंभीर वर्डों का यूज़ उसके अंदर किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा ये संपर्क भाषा का रूप, तो देखो संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी जो है हमारी सामान्य हिंदी जो है, फिर मानक हिंदी, यही कहीं न कहीं हमारी संपर्क भाषा भी कहलाती है, ठीक है? तो ये भी एक इसकी विशेषता है, ठीक है? इसके अलावा ये साहित्यिक प्रयोग, तो देखो अपने नॉवेल्स देखे होंगे, अपने उपन्यास देखे होंगे, अपने कहानी वाली बुक देखी होगी हिंदी की, उसमें भी जो हिंदी यूज़ की जाती है ना, उसके अंदर भी कहीं न कहीं सामान्य हिंदी या फिर मानक हिंदी का यूज़ ही किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो साहित्यिक क्षेत्र होते हैं, लिटरेचर वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर भी हिंदी का यूज़, सामान्य हिंदी या फिर मानक हिंदी का यूज़ किया जाता है। ये भी एक इसकी विशेषता है, ठीक है? इसके अलावा स्पष्टता और सर्वमान्यता, तो देखो सामान्य हिंदी भाषा का एक मुख्य उद्देश्य स्पष्ट और सर्वमान्य संचार सुनिश्चित करना भी होता है, ठीक है? इसमें किसी क्षेत्रीय बोली या स्लैंग का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें किसी भी हिंदी भाषी को संदेश आसानी से समझ में आ सकता है। भाई जो भी हिंदी जानता हो उसे सामान्य हिंदी आसानी से समझ में आ सकती है, ठीक है? तो भाई ये सामान्य हिंदी की विशेषताएँ थी। अब हम समझेंगे भाई कलकत्ता हिंदी की प्रमुख विशेषता, जो कलकत्ता वाली हिंदी है ना, उसकी कुछ विशेषताएँ को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो विशेषता वो होती है उच्चारण में बंगाली प्रभाव। देखो कलकत्ता कहाँ पे पड़ता है? मेनली पड़ता है बंगाल में। तो वहाँ का जो स्लैंग है, वहाँ की जो भाई नेचर, वहाँ की जो प्रकृति है, वो कहीं न कहीं वहाँ के लोगों के अंदर ऑटोमैटिक आ जाएगी। तो ऐसे में भाई वहाँ की जो बोलने का तरीका होता है, उसी तरीके को कहीं न कहीं वो लोग हिंदी में यूज़ करते हैं बोलने के अंदर, ठीक है? कलकत्ता हिंदी के उच्चारण में बंगाली भाषा का प्रभाव साफ-साफ झलकता है, ठीक है? उदाहरण स्वरूप श और सा की ध्वनियों को मिश्रित रूप से उच्चारित किया जाता है। कुछ शब्दों में वी की ध्वनि बी में बदल जाती है। जैसे विकास को वो लोग विकास बोलते हैं ना, इस तरीके से मतलब कुछ जो वहाँ का स्लैंग होता है, मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के जो बोलने का तरीका शब्दों का वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो शब्द होते हैं, जो बोलने का स्लैंग होता है, जो उच्चारण होता है, वो कहीं न कहीं उनका बदल जाता है। तो कलकत्ता हिंदी में हमें उच्चारण में बंगाली प्रभाव देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, ठीक है? अब भाई शब्द चयन में क्षेत्रीय प्रभाव, तो देखो कलकत्ता हिंदी में बंगाली शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग आम है। भाई देखो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ की हिंदी के अंदर, कलकत्ता के अंदर कहीं न कहीं जो बंगाली वर्ड होते हैं, जो बंगाली भाषा के वर्ड होते हैं, उन वर्डों का यूज़ भी किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए खूब अच्छा की जगह खूब भालो, है ना? भालो वर्ड जो है वो कहीं न कहीं भाई बंगाल में यूज़ किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो बंगाल की लैंग्वेज है, बंगाली भाषा जो है मेनली, उस भाषा के शब्दों का यूज़ भी कलकत्ता हिंदी के अंदर किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा वाक्य संरचना में भिन्नता, तो देखो कलकत्ता हिंदी के वाक्यों की संरचना सामान्य हिंदी से कहीं न कहीं अलग तरीके से की जाती है। ये बंगाली भाषा की संरचना के करीबी होती है। जैसे सामान्य हिंदी में मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना? कि सामान्य अगर मैं नॉर्मल हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है? वही कलकत्ता हिंदी में इसे कहेंगे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ या फिर मैं बाज़ार जा रहा, इस तरीके से बोलेंगे ना, तो वहाँ पे शब्दों को बोलने का, वहाँ की जो वाक्य संरचना होती है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है, और जो सामान्य हिंदी होती है वहाँ की संरचना थोड़ी
अलग होती है। ठीक है भाई? देखो कलकत्ता हिंदी में स्वर और ध्वनियों का लयलात्मक प्रयोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विशेष है। ठीक है? यह बोली मधुर सुरीली कहीं न कहीं लगती है। ठीक है? शब्दों को थोड़ा खींचकर या सहज लय में बोला जाता है। ठीक है? जिससे यह सामान्य हिंदी की अपेक्षा कहीं न कहीं अधिक मित्रवत और आकर्षक जो है वो लगती है। देखो ज़ाहिर-सी बात है ना, ये जो हिंदी होती है, कलकत्ता हिंदी होती है, इसमें थोड़ा कहीं न कहीं एक अपनापन-सा दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है? इससे क्या होता है, ये कहीं न कहीं ये वाली हिंदी सामान्य हिंदी से थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लगती है। ठीक है? वचन का और कारक प्रयोग में अंतर, तो कलकत्ता हिंदी में वचन जैसे कि एक वचन होता है, बहुवचन होता है ना, एक एक व्यक्ति के लिए एक वचन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्तियों के लिए बहुवचन। इस तरह के जो एक वचन होता है, सिंगुलर, प्लूरल होता है ना, तो एक वचन और बहुवचन और कारक प्रयोग सामान्य रूप से हिंदी से कहीं न कहीं अलग होते हैं। जो नॉर्मल हिंदी होती है, उसके कारकों से कहीं न कहीं अलग होते हैं। ठीक है? अक्सर बहुवचन और संबंधवाचक शब्दों में बंगाली प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि मुझे किताबें चाहिए की जगह मारे किताब चाहिए, या फिर मुझे पानी दो की जगह बोल सकते हैं मोरे पानी दे। इस तरीके के सेंटर, तो उनकी जो भाषा होती है वो भी हिंदी का यूज़ कर तो रहे हैं, बट उनकी जो स्लैंग है, उनके जो वर्ड है कहीं न कहीं थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़े भिन्न जो है वो नॉर्मल हिंदी से हो जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा भाई विशेष क्रियाओं का प्रयोग। अब विशेष क्रियाओं का प्रयोग क्या होता है भाई? देखो कलकत्ता हिंदी में क्रियाओं के प्रयोग में सरलता और लघु रूप देखने को मिलता है। जैसे कर रहा हूँ को कर रहा, इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर जाएगा को जाइबे कह सकते हैं ना। तो उनके जो सेंटेंस होते हैं, उनके जो वर्ड होते हैं, उन चीज़ों में हमें अंतर देखने को मिल जाता है सामान्य हिंदी के मुकाबले। ठीक है? इसके अलावा भी भाव और स्वर का प्रभाव, या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान। तो देखो भाव और स्वर का प्रभाव क्या होता है भाई? देखो कलकत्ता हिंदी में भाव और स्वर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है। ठीक है? यहाँ बोली केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशंस, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के ज़रिए कहीं न कहीं चीज़ों को समझाने की कोशिश जो है वो की जाती है। उदाहरण स्वरूप किसी मित्र को संबोधित करने पर स्वर में हल्का खिंचाव और मिठास जोड़ी जाती है। मतलब जिस तरीके से चीज़ों को बताया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है, उसी के साथ-साथ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भी दिए जा रहे होते हैं। ठीक है? इसके अलावा इस सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान, तो देखो कलकत्ता हिंदी केवल एक बोली नहीं है, बल्कि कोलकाता और आसपास के क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी मानी जाती है। ठीक है? इसमें स्थानीय रीति-रिवाज, व्यवहार और सामाजिक परंपराओं का प्रतिबिंब हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है? ये जो बोली होती है, लोगों के आपसी संबंध और समाज में मेल-जोल को सहज रूप से व्यक्त करने का काम कहीं न कहीं करती है। ठीक है? नेक्स्ट आता है भाई हमारा बम्बईया हिंदी की प्रमुख विशेषता। भाई देखो हमने कलकत्ता हिंदी की विशेषता देख ली, हमने सामान्य हिंदी की विशेषता देख ली। अब हमें समझना है बम्बईया हिंदी की। भाई देखो सबसे पहले तो आती इसकी विशेषता मराठी और अंग्रेजी का मिश्रण। देखो बम्बईया हिंदी हम कहते हैं किसे? जो बम्बई और उसके आस-पास के एरिया में बोली जाती है। ठीक है? उस हिंदी को बम्बईया हिंदी कहते हैं। तो बम्बईया हिंदी के अंदर भाई मराठी भाषा जो होती है, उसके जो वर्ड होते हैं, उन वर्डों का यूज़ भी कहीं न कहीं देखने को हमें मिल जाता है हमें बम्बईया हिंदी में। इसके साथ-साथ अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, उन वर्डों का यूज़ भी कहीं न कहीं बम्बईया हिंदी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई? जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में भाई चल भाई, जल्दी करो के साथ-साथ टाइम वेस्ट मत कर, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना। मतलब इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, हिंदी के वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की जो भाई भाषा होती है, ये कहीं न कहीं बम्बईया हिंदी कहलाती है। ठीक है? जैसे वाक्य बोली, ऐसे वाक्य कहीं न कहीं इसमें बोले जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा वही स्लैंग और अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग। तो भाई देखो बम्बईया हिंदी में स्लैंग शब्दों का प्रयोग आम है। उदाहरण के लिए बाप रे! काय चलाया और टपोरी स्टाइल, मतलब थोड़ा टपोरी स्टाइल होता है ना, बीड़ू और बीड़ू क्या हाल-चाल, इस तरह के जो टपोरी स्टाइल होता है, इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं वहाँ पर, इस तरीके के स्लैंग कहीं न कहीं वहाँ पर यूज़ जो है वो किया जाता है। इस तरह के मतलब हल्का-फुल्का मज़ाक के जो स्लैंग होता है, वो कहीं न कहीं वहाँ पर यूज़ किया जाता है चीज़ों को बताने बोलने के लिए। इसके अलावा भी संक्षिप्त और सरल शब्दों का प्रयोग, तो देखो बम्बईया हिंदी में शब्दों को छोटा और सरल रूप में कहीं न कहीं बोला जाता हैगा। ठीक है? जैसे कि भाईजान को केवल भाई कहा जाता है, पैसे को वहाँ पे कभी कैश कह दिया, मतलब चीज़ों को कहीं न कहीं संक्षिप्त, कम से कम वर्डों में बोलने की कोशिश जो है वो की जाती है। ठीक है? इसके अलावा ये वाक्य संरचना में अनौपचारिक ढाँचा, देखो वाक्य संरचना में कोई वो नहीं है कि भाई क्या भले बोलना, क्या वाना बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बोल सकते हैं, मैं मार्केट जा रहा हूँ, फिर मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है? इस तरीके से कुछ भी, कोई संरचना कोई नहीं कि पहले वो आएगा, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। जैसे मर्ज़ी वहाँ पे बोल लिया जाता है। ठीक है? इसके अलावा वही भाव और लहजे में हल्कापन, तो देखो बम्बईया हिंदी का लहजा मज़ाकिया होता है, हल्का मित्रवत होता है। ये सीधे शब्दों में भाव व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे अपने मतलब सिंपल भावों के अंदर, सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का काम जो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? संवाद को जीवित बनाने के लिए। तो क्योंकि सिर्फ बोलने के साथ-साथ अगर चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देंगे, तो वो कहीं न कहीं और कहीं न कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो हो जाता है। उदाहरण के स्वरूप में क्या सीन है, या फिर क्या कस ले रे, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, कहीं न कहीं बातचीत में हल्के-फुल्के मज़ाक को भी दिखाने का काम करते हैं। अब भाई युवाओं और सड़क संस्कृति का प्रभाव, तो भाई देखो जो बम्बईया हिंदी है ना, वो कहीं न कहीं भाई वहाँ की यूथ से, वहाँ के युवाओं से, और जो वहाँ की संस्कृति मतलब कल्चर है, उससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। टपोरी स्टाइल स्थानीय मार्केट में लोग इसी बोली का प्रयोग वहाँ पे मेनली करते हैं। ठीक है? और एग्ज़ाम्पल के रूप में अरे! क्या कर रहा है भाई? या फिर चल यार टाइम पास कर लेते हैं,
जैसे जो वर्ड होते हैं, जैसे जो सेंटेंस होते हैं, कहीं न कहीं आम लोगों में, जनता के अंदर मेनली यूज़ हैं, बोले कहीं न कहीं जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ह्यूमर और मज़ाक का समावेश। देखो भाई, बम्बईया हिंदी में ह्यूमर का समावेश बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, ठीक है? वाक्य में हल्के-फुल्के मज़ाक या फिर शब्दों की खेल-खिलवाड़ होती है। देखिए मतलब डार्क ह्यूमर, जैसे आजकल समय में आज के समाज में चल रहा है डार्क ह्यूमर जैसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अरे चुप कर वरना मैं तुझे पकड़ लूँगा जैसे संवाद, कहीं न कहीं थोड़ा मज़ाकिया संवाद जो कहीं न कहीं बम्बईया हिंदी के अंदर यूज़ जो है वो किया जाता है। इसके अलावा वही सांस्कृतिक और स्थानीय पहचान, भाई ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बम्बईया हिंदी के अंदर। वहाँ की जो स्थानीय पहचान है उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट जो कहीं न कहीं बम्बईया हिंदी के अंदर पड़ता है। मराठी, अंग्रेजी और जो टपोरी स्लैंग है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बम्बईया हिंदी के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन ऐड कर देना, निष्कर्ष ऐड कर देना, आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। भाई जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से भाई आईपीएल मैच के संदर्भ में किन्हीं 2 टीमों के विरुद्ध हुए मुकाबले का आंखों देखा अनुभव लिखिए। ठीक है, मेनली ना आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप मान लो एक आप स्टेडियम के अंदर गए, आपने वहाँ पे भाई एक मैच देखा, उस मैच में आपने क्या-क्या चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें देखी, उस मैच के बारे में आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे लिखनी है कि ठीक है। सबसे पहले ना आपको ये अनुभव लेखन का मतलब क्या होता है, कि अनुभव लेखन होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप किसी भी जगह पे अपना खुद का एक एक्सपीरियंस लेते हो, आप मान लो कहीं पर भी गए, आपने वहाँ पे कोई भी घटना हुई, उस घटना को अपने अपनी आँखों से देखा, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हुई और उस चीज़ को फिर आप अपने एक्सपीरियंस पे आपने जो चीज़ें देखी, फिर उस चीज़ को कहीं पे बताने की कोशिश करते हो, वहाँ पे लिखने की कोशिश करते हो। उसी चीज़ को कहते हैं अनुभव लेखन, ठीक है? आपने कहीं गए, आपने कोई चीज़ देखी, कोई घटना देखी, उस चीज़ को अपने शब्दों में वहाँ पर लिखने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, उसी को कहा जाएगा अनुभव लेखन, ठीक है? तब यहाँ पे हमसे आईपीएल की टीम के बारे में पूछा रहा है कि हमने एक आईपीएल का मैच देखा, आईपीएल की 2 टीमों का मैच देखा। उस मैच में भाई कैसे-कैसे टीम को क्या-क्या हुआ, कौन जीता, कौन मैच हारा, कितने रन बने, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन जो है वो करनी है, ठीक है? तो भाई देखो, आईपीएल का मैच हुआ था 2025 में आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स का, ठीक है? इसके ऊपर हम यहाँ पे अनुभव लेखन लिखेंगे। आप सबने कहीं न कहीं यार जो-जो आईपीएल देखता होगा उसने तो भाई मैच देखा ही होगा है ना? तो वही वाला मैच मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? तो उस मैच को यहाँ पर हम अनुभव लेखन के तौर पर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले भाई इंट्रो देखते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं। तो देखो, आईपीएल 2025 का फाइनल किनके बीच में होता है? तो भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में हुआ था और आरसीबी, जिसे हम आरसीबी कहते हैं, और पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था, जिसे हम पीबीकेएस कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले भाई ये मैच कहाँ पे हुआ था? तो भाई देखो, मैं अपना अनुभव लेखन लिख रहा हूँ, तो भाई मैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचा, जहाँ दर्शकों की भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी। उत्साह देखकर मुझे पहले ही रोमांच महसूस हुआ। स्टेडियम की पूरी हवा उत्साह और खुशी से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, नारों और तालियों की गूंज थी। मुझे इस बात का गर्व हुआ कि मैं भी इस ऐतिहासिक मैच का प्रत्यक्ष साक्षी कहीं न कहीं बनने वाला हूँ। ठीक है भाई? देखो, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि भाई ऐसे-ऐसे अहमदाबाद में भाई मैच हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, है ना? सब कहीं न कहीं तालियाँ बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, है ना? तो सबसे पहले मैं एक इंट्रो दे दें कि मैं कहाँ पर गया और क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? फिर उसके बाद भाई होता है टॉस, ठीक है? मैच स्टार्ट होने वाला था तो भाई होता है टॉस, ठीक है? मैच में भाई पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का कहीं न कहीं निर्णय लिया, ठीक है? पिच तेज थी, रन बनाने लायक थी, लेकिन स्पिनरों और बदलावों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अनुकूल थी वो पिच, ठीक है? इसलिए इसने दोनों टीमों को रणनीति के लिए हिसाब से खेलने का मौका दिया। जैसे ही टॉस हुआ, स्टेडियम में दर्शकों ने ताली बजाई और अपनी-अपनी टीम का समर्थन कहीं न कहीं उन्होंने करना शुरू कर दिया, ठीक है? अब भाई सेकंड में क्या होता है, जब मैं भाई मैं अंदर पहुँच जाता हूँ, मैच स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले टॉस होता है। टॉस कौन जीत गया भाई? पंजाब किंग्स टॉस जीतती है। टॉस जीत के उन्होंने कहीं न कहीं बैटिंग ली, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जो वो बॉलिंग के लिए कहीं न कहीं पिच ज़्यादा अनुकूल थी, ठीक है? उनका ऐसा मानना था, इसलिए उन्होंने कहीं न कहीं बॉलिंग ले ली, ठीक है? अब टॉस हो जाता है। टॉस के बाद क्या होता है, टॉस जीत गई है पंजाब हमारी, अब बैटिंग करने के लिए, ठीक है? अब आरसीबी की बल्लेबाजी। आरसीबी ने क्या करा, आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की। एक्चुअल में हमारे कप्तान कौन थे? तो भाई रजत पाटीदार। तो भाई देखो, रजत पाटीदार हमारे कैप्टन थे। भाई स्टार्टिंग भाई विराट कोहली आते, विराट कोहली ने भाई आक्रामक बल्लेबाजी करी और कहीं न कहीं 43 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी जो है उन्होंने खेली थी, ठीक है? टीम ने 20 ओवर में कुल कितने रन बनाए? 190 रन बनाए, 9 विकेट की पारी गिर चुकी थी आरसीबी की, है ना? अन्य बल्लेबाजों ने भी भाई कहीं न कहीं बहुत अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया। देखो, हम अपना-अपना एक्सीलेंस बता रहे तो हो सकता है, हम चाहते तो भाई देखो सभी जो बल्लेबाज थे उनके रन बता सकते थे, बट सभी का बताने के बजाय एक आधों को हम बता सकते हैं, ठीक है? तो उसमें विराट कोहली ने जब मेनली अपना योगदान दिया तो उनके रन हमने बता दिए। इसके साथ-साथ हमारी पूरी टीम ने कितने रन बनाए? तो 190 रन बनाए थे और कितनी विकेट गिरी? तो 9 विकेट गिरी थी। 20 ओवर का मैच था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी, ठीक है भाई? तो रन-वन हमारे इतने बन गए, ठीक है? अब मैदान का माहौल क्या होता है? सब सारी पिच गिर जाती है तो कुछ समय के लिए ब्रेक मिलता है ना, तो मैदान का माहौल। मैदान में उपस्थित दर्शकों की ऊर्जा अद्भुत थी। हर चौका, हर छक्का और हर विकेट पर दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजाते थे, ठीक है? और नारे लगाते थे। आरसीबी के समर्थक जो हुआ करते थे वो क्या करते थे? ई साला कप नाम दे का नारा लगाते कि भाई कहीं न कहीं कप हमें मिले। ये सारा ये जो नारा है कहीं न कहीं बहुत समय से लगाया जा रहा है, ठीक है? रंग-बिरंगे झंडे लहरा रहे थे।
स्टेडियम की पूरी हलचल देखने लायक थी। यह माहौल मुझे उस पल के रोमांच से पूरी तरीके से कहीं न कहीं डुबाता जा रहा था। मतलब बहुत ही रोमांच भरा माहौल था उस समय ग्राउंड के अंदर, ठीक है? फिर क्या होता है, अब भाई पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी। अब भाई देखो आरसीबी ने अपनी बल्लेबाजी कर ली, 190 रन बना दिए, 9 विकेट गिर गई। अब आती पंजाब किंग्स की बैटिंग की बारी, ठीक है? लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने अच्छी शुरुआत की। शशांक सिंह ने कहीं न कहीं कितने रन बना दिए? 61 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को मजबूती दी। लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी ने दबाव बनाए रखा, विकेट गिरते रहे। जो पंजाब वाली टीम थी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। भाई देखो पंजाब ने भी बहुत अच्छा वो करा और अच्छी बैटिंग करी, बट उसके बावजूद वो कहीं ना कि लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। अंत तक मैच रोमांच बना रहा भाई, आखिरी गेंद तक कहीं ना कहीं मैच का जो रोमांच है वो बना रहा था, ठीक है? दर्शक हर विकेट पर उछलते, हर विकेट पर तालियां बजाते। यह हिस्सा मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प जो है वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का बना रहा था, ठीक है? इसके बाद बॉलिंग और दबाव। आरसीबी की गेंदबाजी ने मैच का निर्णायक योगदान दिया। विशेष रूप से कुणाल पांड्या ने महत्वपूर्ण संयम और समय पर विकेट ली। देखो जो कुणाल पांड्या का, अगर आप लोगों ने आरसीबी का मैच देखा तो आपको पता होगा कुणाल पांड्या ने एक इंपॉर्टेंट रोल जो वहां पर निभाया था, इंपॉर्टेंट समय पे विकेट लेकर, ठीक है? अगर वो विकेट ना ले तो शायद आरसीबी के लिए थोड़ी मुश्किलें जो बढ़ जाती, ठीक है? भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने भी भाई अपनी रणनीति और लाइन लेंथ से भाई बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं मुश्किल में रखा। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए उनका संयम दबाव निर्माण देखने मेरे लिए बेहद रोमांचक था, ठीक है? स्टेडियम में हर विकेट के बाद तालियां और नारे गूंज रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है? आखिरी ओवर का रोमांच। भाई देखो अंतिम ओवर में मैच बहुत रोमांच हो गया। पंजाब किंग्स को जीत के लिए काफी रन चाहिए थे। हर गेंद पर दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर चीयर कर रहे थे। आरसीबी के गेंदबाज ने अंतिम समय तक संयम बनाए रखा और विपक्षी टीमों को रन बनाने से कहीं ना कहीं रोका, ठीक है? यह अंतिम ओवर मेरे लिए सबसे यादगार रहा और रोमांचक हिस्सा था, क्योंकि मैच का निर्णय उस समय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, ठीक है? कहीं ना कहीं भाई कांटे की टक्कर चल रही थी। अब जीत और उत्सव तो देखो अंतिम गेंदों पर आरसीबी ने 6 रन से मैच जीत लिया। स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ रही है ना, दर्शक झूमते रहे, टीम का स्वागत कर रहे थे, खिलाड़ी विजयी होकर दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे। मैं भी इस जीत की खुशी में पूरी तरह से मग्न था। स्टेडियम में गूंज रहे नारे और तालियां इसी ऐतिहासिक पल को और भी यादगार बनाए जा रहे थे, ठीक है? अंत में भावनाएं। यह जीत आरसीबी के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि 15 सालों बाद 18वें साल में कहीं ना कहीं आईपीएल की ट्रॉफी भाई पहली बार आरसीबी ने जीती, तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए बहुत ही बड़ा दिन था उस दिन, ठीक है? लास्ट आप लोगों को कंक्लूजन ऐड कर देना, निष्कर्ष ऐड कर देना, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मेनली आप लोगों को भाई अपना एक एक्सपीरियंस बताना था, अनुभव बताना था कि आप किसी मैच को देखने गए और आपने वहाँ पे क्या क्या चीजें देखी, कैसे कैसे चीजें देखी। वही सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अपने शब्दों में कहीं ना कहीं बतानी थी यहाँ पर, ठीक है? बस भाई आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। भाई देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ ये जो नोट्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भाई नोट्स परचेस कर सकते हैं।